आवाज आ रहा है सभी को? कैन यू हियर मी? सभी को वॉइस क्लियर आ रहा है बच्चों? गुड मॉर्निंग। अभी इसमें सारे बायो के स्टूडेंट्स हैं ना? एक बार कंफर्म कर लीजिए प्लीज। बच्चा इसमें सारे बायो के स्टूडेंट्स हैं ना? अभी एक बार कंफर्म कर दो प्लीज, कोई भी एनी वन ऑफ यू। चलिए ओके। ओके, गुड गुड गुड। चलिए, तो लास्ट क्लास जो हमारा था, लास्ट क्लास में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लगभग लगभग हमारा एंड पे आने वाला है। इंशाल्लाह आज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म होने वाला है। तो अभी तक जो हमने मेजर इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है, शुरुआत करी थी बेटा सबसे पहले ये समझने से कि ऑर्गेनिज्म सभी मल्टीसेलुलर है। सारे ऑर्गेनिजम्स का पास डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स है, बट सारे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एंड फॉर्म डिफरेंट होता है। इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उनका स्ट्रक्चर एंड फॉर्म डिफरेंट होता है, फिर भी बहुत सारी चीजों में या कुछ फंडामेंटल फीचर्स में उनमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है। और उन्हीं फंडामेंटल फीचर्स को हम क्या यूज करते हैं? बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, जिसमें हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बात करा था। तो अभी मैं इसमें पूरा डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। तो हमने देखा था स्पॉन्ज के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, और सिलेंट्रेट्स के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, टीनोफोर्स के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। और बिसाइड्स टीनोफोर्स बेटा जितने भी बाकी फाइलम्स है, एक्सेप्ट ब्लैड हेलमेन, जो मैंने स्पेसिफिकली आपको बोला था याद रखने के लिए, ब्लैड हेलमेन था के लिए आपको याद रखना था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके अलावा जितने भी है उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना? फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डैश टू ट्रैक्ट। मैंने आपसे बताया था कि जिसके पास माउथ भी होगा एंड एनस भी होगा, वो कंप्लीट अटैच टू ट्रैक्ट होता है। जिसके पास आउट ऑफ द टू ओपनिंग्स बेटा खाली एक ही ओपनिंग होगा, जो सरो माउथ भी करेगा एंड एनस भी करेगा, डिपेंड अपॉन कि आप फूड अंदर ले रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल को बाहर भेज रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हमने देखा था। सर ये जो भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं ना, हमको पैनलिस्ट ऐड कर दीजिए आप प्लीज, इनको खुद पैनलिस्ट ऐड कर दीजिए, बिकॉज मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास शायद वो ऑप्शन नहीं है, तो आप प्लीज इनको ऐड कर दीजिए। तो फिर हमने कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डैश टू ट्रैक में देखा था कि जिसके पास ओनली वन ओपनिंग होगा वो इनकम्प्लीट डैश टू ट्रैक में जाते हैं, ठीक है ना? इसके अलावा फिर हमने देखा था जिनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, मतलब माउथ भी होता है एनस भी होता है, उनमें माउथ कहाँ से बनेगा, ठीक है ना? उस बेसिस पे हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे। सो वन वाज कॉल्ड एज प्रोटियोस्टोम बेटा, वन वाज कॉल्ड एज प्रोटोस्टोम एंड अनदर वाज कॉल्ड एज ड्यूटेरियोस्टोम। प्रोटोस्टोम में आपने याद रखा था कि गेस्ट्रुला के ब्लास्टोपोर से जिसके अंदर माउथ का फॉर्मेशन होता है वो प्रोटोस्टोम कहलाते हैं, एंड गेस्ट्रुला के ब्लास्टोपोर से जिनके अंदर एनस का फॉर्मेशन होता है वो ड्यूटेरियोस्टोम कहलाते हैं। फिर हमने ओपन टैप एंड क्लोज टैप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करी, और ये मैं हमेशा हर क्लास में पुराना रिपीट क्यों करता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हम अभी तक कितना कुछ कर चुके हैं, या जो बच्चे नए ऐड हो रहे हैं उनको एक आइडिया लगे कि सर ने अभी तक कितना कराया हुआ है, ताकि वो बाद में मेरे से वो कर ले या कुछ और मटेरियल फॉरवर्ड करके उनको वो करा सकते हैं। तो इसलिए मैं एवरी क्लास में पहला रिवाइज कर देता हूँ, बिकॉज रिविजन से आपकी मेमोरी थोड़ी बहुत फ्रेश अप हो जाती है। फिर हमने ओपन टैप एंड क्लोज टैप सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था। हमने देखा था जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्लड हार्ट से निकल के साइनसेस में चला जाए या बॉडी की कैविटीज में चला जाए, और बॉडी कैविटी में जितने भी ऑर्गन होंगे उन ऑर्गन्स को बात करें अपने अंदर, उनमें कैपिलरीज का फॉर्मेशन नहीं होता है, उनमें आर्टरियोल्स या वेन्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है,
ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जहां पे ब्लड हार्ट से निकल के ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा, कॉन्फाइंड टू द ब्लड वेसल रहेगा, वो आर्टरी हो, वीन हो या कैपिलरी हो, और ब्लड कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आएगा, हार्ट से बाहर नहीं आएगा। सो सच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हमने सिमेट्री की बात करी थी, मैंने बोला था एनिमल्स, मैंने बोला था सिमेट्री क्या होता है। तो सिमेट्री का मतलब होता है कि क्या आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से यूज करके दो इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। सो दिस टेंडेंसी बेटा टू डिवाइड ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग एनी प्लेन इनटू टू इक्वल हाउस, इसको हम सिमेट्री बोलते हैं। अब अगर वो दो इक्वल पार्ट्स में कट रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स बोलते थे, और अगर वो दो इक्वल पार्ट्स में नहीं कट रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्वेश्चन पे मैं अभी आऊंगा बेटा, पहले मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। रजाउल ने क्वेश्चन भेजा तो अभी मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो फिर हमने देखा था एसिमेट्रिकल में स्पॉन्ज आते थे, सिमेट्रिकल में रेडियल सिमेट्री था एंड बायलैटरल सिमेट्री था। रेडियल सिमेट्री के अंदर सील एंड टिनोफोर्स इकाइनोडर्म्स आते थे बेटा, ठीक है ना। एंड बायलैटरल सिमेट्री के अंदर एनालीड्स एंड आर्थ्रोपोड्स आते थे। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। मैंने आपसे बोला था कि हर एक ऑर्गेनिज्म की शुरुआत सिंगल सेल से होती है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, और उस सिंगल सेल को हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट बन गया था मर्यूला, मर्यूला बन गया था ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के अंदर जो सेल्स बेटा पेरिफेरी पे थी, उन्होंने अपने आप को अरेंज किया था तीन लेयर्स के अंदर, जिसमें हमने एक्टोडर्म देखा था, एंडोडर्म देखा था एंड मीजोडर्म देखा था। तो जिसके पास तीनों जर्म लेयर्स होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। जिसके पास खाली दो जर्म लेयर्स होते हैं, और वो दो कौन सी होंगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म होंगी, वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक में आपने देखा था सिलेंट्रेट्स आते हैं बेटा, थिकिनोफोर्स आते हैं। अब जिस ऑर्गेनिजम्स के पास डिप्लोब्लास्टिक लाइफ होती है, डिप्लोब्लास्टिक नेचर होता है, उनमें बेटा एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में एक जेल वाली लेयर पाई जाती है, एक नॉन सेलुलर लेयर पाई जाती है। उस नॉन सेलुलर लेयर को हम क्या बोलते थे, मीजेनकाइम, और मीजोग्लिया भी उसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो फिर हमने देखा था एक्टोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्टोडर्म से आउटर कवरिंग एंड नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ माउथ का फॉर्मेशन होता है, एंड रेक्टम का फॉर्मेशन होता है। मीजोडर्म से आपने देखा था मैक्सिमम सिस्टम जो हमारी बॉडी के है, चाहे वो स्केलेटल सिस्टम हो, मस्कुलर सिस्टम हो, डर्मिस ऑफ स्किन हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ये सब मीजोडर्म से ही बनते हैं। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खाली एक सिस्टम ऐसा है जो मीजोडर्म से नहीं बनता है, जो एक्टोडर्म से बनता है, वो नर्वस सिस्टम है, इसलिए वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो दिस मच वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस क्लास। तो आज हम इससे इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया हमसे, डज ब्लड ऑफ ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो फ्लो? ऑफ कोर्स बेटा, बिकॉज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हार्ट पाया जाता है। अगर आपको याद हो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया था आपको, तो मैंने वहां पे कुछ डायग्राम्स ऐड करी थी बेटा, जिसमें हमने एक इंसेक्ट का डायग्राम ऐड करा था और एक अर्थवर्म का डायग्राम ऐड करा था। तो आपने इंसेक्ट के अंदर भी हार्ट देखा था और अर्थवर्म के अंदर भी हार्ट देखा था। तो हार्ट तो यहाँ पे भी होता है, हालांकि वो हार्ट हमारे जितना डेवलप्ड हार्ट नहीं है, बट हार्ट यहाँ पे भी प्रेजेंट पाया जाता है, और यहाँ का हार्ट भी ब्लड को पंप करता है। अगर ब्लड को यहाँ पे भी हार्ट पंप करेगा तो ऑफकोर्स बेटा ब्लड यहाँ पे भी फ्लो करता है, बट वो फ्लो कुछ लिमिटेड लेवल तक ही वेसल के अंदर करेगा, उसके बाद वेसल से बाहर आ जाता है। और जैसे बाहर आएगा तो कहाँ जाएगा बेटा, बॉडी की कैविटीज में जाएगा, इसलिए ओपन टाइप कहलाया जाता है इसे। व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा हमारी बॉडी का एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गन है जिनका काम होता है बेटा हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। हमारी बॉडी में खून होता है ना, ब्लड होता है, तो वो ब्लड हमारी बॉडी में कैसे दौड़ता है, कैसे मूव करता है बेटा, कैसे अलग अलग जगह पहुंचता है, उस पर्टिकुलर सिस्टम को, जो इस ब्लड को रोटेट कराएगा हमारी बॉडी के अंदर, अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको बोलूं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा। बट सर हाउ दैट ब्लड विल बी पंप्ड बैक इनटू द हार्ट? लास्ट क्लास में बेटा अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक डायग्राम, अगेन इसलिए मैं डायग्राम्स ऐड करता हूँ क्लास में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए बेटा कि सब कुछ हो कैसे रहा है। तो उस डायग्राम में आपने क्लियरली देखा था कि ब्लड जैसे ही प्रिमेटिव हार्ट से बाहर आता है, तो प्रिमेटिव हार्ट से वो एक साइड से बाहर आएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको वो डायग्राम दोबारा दिखा सकता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ये देख लीजिए बेटा इधर इस डायग्राम में,
तो ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है। तो ये ऊपर वाला पार्ट हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे हाईलाइट करो तो यहाँ पे लिखा है टिब्यूलर हार्ट स्पिट, ठीक है ना। तो ब्लड क्या करता है बेटा, ब्लड एक साइड से बाहर आता है, तो इधर से ब्लड को पंप किया जाता है आउट ऑफ द हार्ट, ठीक है ना। तो ये ब्लड बाहर आया और क्लियरली देख लो बेटा, यहाँ तक से ओपनिंग से जो ब्लड को क्या करती है, वापस रोटेट करती है। तो वापस कैसे आता है ब्लड, बिकॉज ब्लड को हमने प्रेशर से पंप किया है। तो जब आप ब्लड पे प्रेशर अप्लाई करते हो ना, तो वो बॉडी से या प्रिमेटिव हार्ट से बाहर आएगा, तो ये साइनस में पहुंच गया। अब साइनस में क्या होता है बेटा कि जब इंसेक्ट मूव करता है, जब इंसेक्ट की बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उस कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स से हम ब्लड को वापस पंप करते हैं किसके अंदर बेटा, इनसाइड दिस प्रिमेटिव हार्ट। हालांकि पूरा ब्लड हम पंप नहीं कर पाते, तो इसलिए तो ये प्रिमेटिव नेचर है ना। अगर एडवांस्ड नेचर होता तो पूरा ब्लड वापस रोटेट करता, पूरा ब्लड वापस आता। बट यहाँ पे ब्लड वापस आएगा कैसे, वो होता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स इन द बॉडी बेटा। बिकॉज इंसेक्ट की बॉडी के अंदर या जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जब वो मूव करेगा, मूवमेंट के टाइम पे मसल्स बेटा कॉन्ट्रैक्ट करती है, और उसी कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स से वापस जो ब्लड होता है वो हार्ट के अंदर पहुंच जाता है। और यही रीजन है बेटा, ये एनिमल ज्यादा एक्टिव नहीं होते, वी आर मोर एक्टिव देन दीज। रीजन क्या है, बिकॉज इनकी सर्कुलेटरी एफिशिएंसी ज्यादा बेटर नहीं होती है देन अदर एनिमल्स बेटा, ठीक है ना। तो इतना हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी। तो अभी हम आज इससे आगे पढ़ने वाले हैं, और आज का टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंड वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है, जो मेरे को नहीं लगता सारे बच्चों को पता भी होता है या सारे बच्चों को समझ भी आता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा बेटा, दैट विल बी रिलेटिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं सीलोम, ठीक है ना। तो आज हम समझने वाले हैं सीलोम क्या होता है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को सीलोम के अंदर। अब सीलोम को समझने के लिए बेटा सबसे पहले थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, थोड़ा हम बैक साइड में जाते हैं। अगर आपको याद हो बेटा, जब हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी, तो मैंने आपको पहले ही एनिमल किंगडम की शुरुआत में ही बोला है बेटा कि ये एनिमल का मॉडिफिकेशन जो हो रहा है ना, ये कहाँ पे हो रहा है, ये ऊपर वाले की लेबोरेटरी में हो रहा है, ठीक है, या अल्लाह की लेबोरेटरी में हो रहा है, या भगवान की लेबोरेटरी में। कोई है जो कंटिन्यूअसली बेटा हमको मॉडिफाई करते जा रहा है। अगर मैं इस तरीके से आपको समझा दूं, तो मैंने आपको बोला था समवन इज कंटिन्यूअसली डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन अस और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो चाहता है कि आने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हो वो पुराने वाले से ज्यादा मॉडिफाइड हो, पुराने वाले से ज्यादा बेटर हो। और फिर हमने देखा था बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सेल्स को लाया था, अगर आपको अच्छे से याद हो। अब जब ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, भगवान ने जब पोरिफेरा को देखा और देखा कि ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन वाला है, और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल की रेट बहुत कम है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में मॉडिफिकेशन बहुत कम है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में एडेप्टेशन की टेंडेंसी बहुत कम है, तो ऊपर वाले ने क्या किया बेटा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को हटा के क्या लाया, सीलेंट्रेटा के अंदर टिश्यू वाला ऑर्गेनाइजेशन लाया, है ना। अब टिश्यू वाले ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हमने बेटा बीच में, मतलब इनके बीच में या सेल्स के बीच में या ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रॉपर्टी डाल दी, तो हमने देखा दैट टिश्यूज आर वर्किंग मच बेटर देन द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा। जो सेल एग्रीगेट काम कर रहा था, उससे बेटर काम कौन कर रहा है, टिश्यू वाला पार्ट कर रहा है। तो मतलब ये ज्यादा बेटर हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से, जो हमने सीलेंट्रेटा के अंदर देखा था, टिनोफोरा के अंदर देखा था। फिर इसके बाद जैसे हम प्लेट हेलमेंथा पे आए, तो हमने देखा बेटा कि ऊपर वाले ने प्लेट हेलमेंथा को क्या दे दिया, ऑर्गन दे दिया बेटा। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, और हमने देखा कि जितने भी टिश्यूज अलग अलग काम कर रहे थे, हमने सारे टिश्यूज को जोड़ के बेटा, सारे टिश्यूज को कंबाइन करके क्या बना दिया, एक छोटा सा ऑर्गन बना दिया। और इसकी रेट ऑफ एफिशिएंसी, इसकी फंक्शन की एफिशिएंसी बढ़ गई बेटा, किसके कंपैरिजन में, सेल या टिश्यू के कंपैरिजन में। एंड आगे चले गए तो हमने देखा ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। ये सुन लेना ध्यान से, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो। अब ऑर्गन सिस्टम जब बनाया गया ना, या ऑर्गन जब बनाया गया, ये एवोल्यूशन के बेसिस पे एक बहुत बड़ा इवेंट था। एवोल्यूशन के बेसिस पे ये एक बहुत बड़ी बात थी, ये मैं बोल सकता एक अच्छी बात थी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था बेटा, प्रॉब्लम ये था कि जब ऊपर वाले ने ऑर्गन बनाया, तो ऊपर वाले से बेटा किसी ने क्वेश्चन किया, या सोचा किसी ने, या ऊपर वाले ने खुद सोचा कि अगर मैंने ऑर्गन का फॉर्मेशन कर दिया, ये ऑर्गन को मैं बॉडी के अंदर कहाँ पे रखूंगा। बिकॉज हमको ऑर्गन को प्रॉपरली काम कराने के लिए एक स्पेस चाहिए बेटा, एक जगह चाहिए, जिस जगह के अंदर हम इस ऑर्गन को या ऑर्गन सिस्टम को रख के इससे एक प्रॉपर काम करवा सकते हैं, या इसको प्रॉपरली काम करने का जगह, काम करने का स्पेस, या काम करने का मौका दे सकते हैं। अब जब क्वेश्चन उठा बेटा कि ऑर्गन को कहाँ पे रखा जाए, या जब ऑर्गन सिस्टम बने बेटा, तो ऑर्गन सिस्टम को कहाँ पे रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था। समझ नहीं आ रहा था कि हम बॉडी के अंदर ऑर्गन को कहाँ पे रखें।
तो सबसे पहले क्या किया गया बेटा, ऑर्गन्स को रखा गया इनसाइड द मीसेनकाइम। समझ लेना मेरी बात को, मतलब ये हुआ कि ऑर्गन को बेटा इन केस ऑफ प्लेट हेलमेन जब ऑर्गन बना, हमने इसको बेटा बॉडी के अंदर रखा कैविटी में, लेकिन उस कैविटी, मान लीजिए ये प्लेट हेलमेन से ऐसे, ठीक है ना, ये इनका एलिमेंट्री कैनाल है, एसी में शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो ये इनकी बॉडी कैविटी है। तो हमने क्या कर दिया, हमने ऑर्गन उठा दिए बेटा और बॉडी कैविटी में डाल दिए। मान लीजिए ये 2 ऑर्गन मैंने बॉडी कैविटी में डाल दिए ऐसे। बट क्या हुआ यहाँ पे, हमने बॉडी कैविटी को बाद में लाइन अप कर दिया, मतलब इसको बंद कर दिया बेटा विथ सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे, मतलब ऑर्गन को पूरी तरीके से हर साइड से बंद करके रख दिया। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब ऑर्गन को आप किसी सॉलिड स्पेस में बंद करके रखोगे ना, ऑर्गन को ग्रोथ करने का मौका नहीं मिलेगा, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जब ये ऑर्गेनिज्म चलेगा बेटा, तो चलते समय ऑफकोर्स इन सेल्स पे प्रेशर अप्लाई होगा बिकॉज ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, और वो प्रेशर इन ऑर्गन्स पे भी पड़ेगा और ऑर्गन्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटा ऊपर वाले के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम बॉडी के अंदर एक ऐसी खाली जगह क्रिएट करें, एक ऐसा खाली स्पेस क्रिएट करें, जिस स्पेस के अंदर बेटा हम किन को फिक्स करें, किन को एडजस्ट करें, अपने बॉडी के ऑर्गन्स को एडजस्ट करें। समझ लेना बात ध्यान से, मतलब सीलोम को क्यों बनाया गया, सीलोम का हमारी बॉडी के अंदर या सीलोम का एवोल्यूशन के अंदर आना इंपॉर्टेंट क्यों है। सीलोम का आना इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा, बिकॉज हमारे पास जब टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, तो ऑर्गन तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का एक प्रॉपर फंक्शन है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग हो, चाहे वो किडनी हो, डैश एंड डैश एंड डैश। तो अगर हम इनसे वो प्रॉपर काम बेटर तरीके से कराना चाहते हैं, तो हमें इनको बेटा किसी स्पेसिफिक जगह पे रखना पड़ेगा, किसी स्पेशल जगह पे रखना पड़ेगा। अब वो जगह बनाने के लिए बेटा, उस जगह को प्रोड्यूस करने के लिए, उस जगह को डेवलप करने के लिए ऊपर वाले ने क्या किया, ऊपर वाले ने इंडिविजुअल्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटा एक कैविटी डेवलप की, जिसको हम बॉडी कैविटी बोलते हैं। और उसी बॉडी कैविटी के अंदर बेटा किनको फिक्स कर दिया, हमारे ऑर्गन्स। और ये जो बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी होती है, जिसके अंदर बेटा हमारे ऑर्गन्स को रखा जाता है, इसको ऊपर वाले ने क्या किया, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, इसको ऊपर वाले ने क्या किया बेटा, इसको लाइन कर दिया विथ मीजोडर्म। मतलब ये है, मान लीजिए ये हमारा बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल का मतलब हुआ हमारी बॉडी की बाहर वाली पेरिफेरी बेटा, जिसमें स्किन विकिन आता है, जिसमें बूंज वूंज आती है। और ये हमारा हो गया एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल मतलब हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेटा, बिकॉज इसके बगैर तो काम हो नहीं सकता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और सभी को पता है कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारी बॉडी के सेंटर में पाया जाता है, तो दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेटा। अब ऊपर वाले ने क्या किया, जितने भी ऑर्गन है यहाँ पे डाल दिए, ये ऑर्गन 3 है, ठीक है ना, ये सर्कल से मैं ऑर्गन रिप्रेजेंट किया, ऑर्गन 4 है, ये ऑर्गन 5, तो ये अलग अलग ऑर्गन। अब जैसे ऑर्गन्स को अंदर डाल दिया, इसके बाद क्या किया बेटा नेचर ने इस बॉडी कैविटी को अंदर से भी लाइन कर दिया, ध्यान से देख लीजिए, लाइन कर दिया बेटा विथ मीजोडर्म। तो ये ऐसे मीजोडर्म की लाइनिंग आ गई, है ना, और इधर से भी मीजोडर्म से लाइन कर दिया। मतलब हमारी बॉडी के अंदर मीजोडर्म जो है वो अंदर से भी पाया जाता है एंड बाहर से भी पाया जाता है। और ये मीजोडर्म के बिटवीन जो ये गैप रहेगी ना, ये जो स्पेस रह गया बेटा बिटवीन द टू लाइंस ऑफ मीजोडर्म और बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ मीजोडर्म, इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम सीलोम नाम देते हैं। तो सीलोम को रटना नहीं है कि सीलोम दिस 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 है, सीलोम पहले समझना है कि सीलोम को क्यों लाया गया। ठीक है, एक बार ये समझ आ गया, फिर दूसरा समझना है कि सीलोम का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है बेटा। तो सीलोम अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, तो सीलोम बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी का मतलब हुआ स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल। तो अगर मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, ये बाहर वाला एरिया हो गया बॉडी वॉल, ठीक है ना, और ये अंदर वाला वॉल हो गया गट वॉल बेटा, गट वॉल, या इसको एलिमेंट्री कैनल भी बोल सकते हैं। और इन दोनों के बीच जो स्पेस है, ये जो जगह है ना बीच में, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी बेटा। और ये बॉडी कैविटी अगर लाइंड है बेटा विद द मीजोडर्म, अगर इस बॉडी कैविटी के ऊपर मीजोडर्म है, बाहर वाली साइड से भी अंदर वाली साइड से भी, दिस बॉडी कैविटी इज देन नोन एज सीलोम बेटा। और सीलोम का फंक्शन क्या है, बिकॉज सारे ऑर्गन सीलोम के अंदर ही एडजस्ट किए जाते हैं। ये सभी को समझ आया कि नहीं समझ आया?
बच्चा ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इज दिस क्लियर? सीलोम का डेफिनेशन क्या है, क्लियर हुआ? शबाश, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए। सीलोम का डेफिनेशन क्लियर है? रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? शायद आपका माइक शायद ऑफ है आज, आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो एटलीस्ट आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा, ठीक है? क्वेश्चंस में एंड पे चेक करूंगा। ओके काजी, आई विल रिपीट इट वन सेकंड बेटा आपके लिए। यस, तो एक बार थम्स अप दे दीजिए बेटा, बिकॉज मेरे पास वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक बार थम्स अप दे दीजिए। ओके, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए भी बेटा। एनोनिमस, और प्लीज नाम चेंज करके आया करो। मैंने लास्ट टाइम भी बोला, नेक्स्ट टाइम से मेरे को जो उल्टा नाम दिखाई देगा ना, मैं उसको क्लास से बाहर कर दूंगा। 80 में से खाली 20 बच्चों को समझ आया? एक बार थम्स अप दे दीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। 29, 30। एक बार इनका बाइक, बच्चों का माइक एक बार ऑफ कर दीजिए, बिकॉज ऐसे इंटरेक्शन नहीं हो पाता ना प्रॉपर्ली, से मोनोटोनस क्लास लग जाता है। मैं दोबारा से कहूंगा। ओके, एक काम करते हैं, पहले मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हम समझ रहे हैं सीलोम को, ठीक है ना? मैं हटा देता हूँ पहले इसको। हम समझ रहे हैं सीलोम क्या चीज है, ठीक है ना? अब सीलोम क्या चीज है, इससे पहले समझो बेटा कि सीलोम क्यों आया, सीलोम को क्यों बनाया गया। आपको याद है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको बोला था ऑर्गन का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था बेटा? ऑर्गन का फॉर्मेशन प्लेटेहेल्मिन्था में हुआ था। अगर मैं आपको पीछे थोड़ा ले जाऊं, एक मिनट रुक जाए। इधर ध्यान से देखिए। तो हमने देखा था ऑर्गन का फॉर्मेशन प्लेटेहेल्मिन्था में हुआ था, है ना? अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ध्यान से देखिए, ये प्लेटेहेल्मिन्था है बेटा, राउंड या प्लेटेहेल्मिन्था का डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टेस्टिस दिखाई दे रहा है। तो टेस्टिस तो एक ऑर्गन होता है बेटा, है ना? नर्व कॉर्ड या स्पर्म डक्ट दिखाई दे रहा है, स्पर्म डक्ट एक ऑर्गन है। ओवी डक्ट दिखाई दे रहा है, ओवी डक्ट एक ऑर्गन है। ध्यान से देख लेना इस डायग्राम। अब इस डायग्राम में अगर हम इस एनिमल को, ये जो एनिमल यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्लेन एरिया इसको बोलते हैं। तो हमने क्या किया, प्लेन एरिया को बॉडी में बीच में काट दिया, हमने इसका कट लगा दिया बॉडी में, ठीक है? एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटा हमने, और इसी ट्रांसवर्स सेक्शन को हम अब ऊपर से देख रहे हैं। यहाँ पे आप प्लेन एरिया को साइड से देख रहे थे, बट अभी काटने के बाद इमेजिन करो आप इसको इधर से देख रहे हैं बेटा। तो जब आप प्लेन एरिया को ट्रांसवर्स सेक्शन काट के ऊपर से देखोगे, आपको बॉडी कुछ ऐसी दिखाई देगी, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इस प्लेन एरिया में जो बॉडी का बाहर वाला लेयर है ना, मतलब ये वाली आउटर लेयर है बेटा, ठीक है ना? इस आउटर लेयर को हम बॉडी वॉल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बॉडी वॉल। ध्यान से देख लेना डायग्राम को, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी वॉल बेटा, ठीक है ना? अब सेम प्लेन एरिया को अगर आप सेंटर में देखोगे, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, तो ये सेंटर आपको दिखाई दे रहा है बेटा। दिस सेंटर इज एलिमेंट्री कैनल। ये तो एलिमेंट्री कैनल हो गया, ये एलिमेंट्री कैनल हो गया, है ना? अब मेरे को ध्यान से देख के बताओ, जितने भी ऑर्गन्स बेटा प्लेन एरिया की बॉडी के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, ध्यान से डायग्राम को देख रहे हैं, जितने भी ऑर्गन्स प्लेन एरिया की बॉडी के अंदर बेटा आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या वो बॉडी वॉल के अंदर है, क्या वो एलिमेंट्री कैनल कैनल के अंदर है, या दे आर प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनल? इसका आंसर कर दो फटाफट। शाबाश, यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बाहर वाली लाइन तो हो गई बॉडी वॉल, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी वॉल। जैसे हमारा स्किन हमारा बॉडी वॉल हो गया बेटा, हमारा स्टोमक, हमारा ईसोफेगस, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, वो हमारा एलिमेंट्री कैनल हो गया। तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनल ये वाला आपको दिखाई दे रहा है ना? अब जितने भी ऑर्गन्स मैंने अभी हाईलाइट किए, जैसे टेस्टिस हाईलाइट की, स्पर्म डक्ट हाईलाइट किया, ओविडक्ट हाईलाइट किया, ये मेरे को बता, आर दे प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल, आर दे प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनल, और दे आर प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनल? शाबाश, कहाँ पे प्रेजेंट है ये? अगेन वापस जाना पड़ेगा, जल्दी बता बेटा, कहाँ पे प्रेजेंट है ये? वेरी गुड, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनल। क्लियर है ना सभी को बेटा? अब ये जो जगह है ना, अब मैं वापस जा रहा हूँ, हाँ? अब ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनल, ये जो जगह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनल, इस जगह को हम बॉडी कैविटी बोलते हैं।
दिस जगह इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी, इसको हम बॉडी कैविटी बोलते हैं, ठीक है ना। पहली चीज क्लियर होगी बेटा, बॉडी कैविटी कहाँ पे है, तो बॉडी कैविटी बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, ये तो क्लियर हो गया। अब ये बॉडी कैविटी ध्यान से देख लीजिए बेटा, मान लीजिए मैंने ये कलर उठाया, हम ले लेते हैं पिंक कलर ले लेते हैं हम, तो ये पिंक कलर रिप्रेजेंट कर रहा है मीजोडर्म को, ठीक है ना। इमेजिन कर लो मैंने इस एनिमल की, पिंक कलर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम ग्रीन ले लेते हैं, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने इस एनिमल की बॉडी वॉल को बेटा अंदर से कवर कर दिया मीजोडर्म से, है ना, ये मीजोडर्म इधर आ गया, और एलिमेंट्री कैनाल के बाहर भी लगा दिया, क्लियर है ना। तो मतलब बॉडी वॉल के नीचे भी मीजोडर्म आ गया एंड एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर भी मीजोडर्म आ गया। अब मेरे को बताओ बेटा हमारी कैविटी किसके बीच में है, क्लियरली दिखाई दे रहा है ना। नाउ दिस कैविटी मतलब जो बॉडी कैविटी अभी हम कह रहे थे, नाउ दिस कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ मीजोडर्म, एक तो हो गई बॉडी वॉल वाली मीजोडर्म और दूसरी हो गई एलिमेंट्री कैनाल वाली मीजोडर्म। तो अगर आपकी बॉडी कैविटी के ऊपर एंड उसके नीचे, या बॉडी कैविटी के बाहर वाली साइड में एंड अंदर वाली साइड में मीजोडर्म प्रेजेंट है बेटा, दैट पर्टिकुलर बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज सीलोम, और इसको हम ट्रू सीलोम भी बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रू सीलोम। अभी तो क्लियर हो गया कि अभी भी कंफ्यूजन है इसमें, अभी भी कंफ्यूजन है, डरना मत बेटा, झूठ मत बताना मेरे से, मैं दोबारा समझाऊंगा, बट समझ अगर आए तो तभी बोल देना यस सर समझ आया है। क्लियर हो गया अभी ये सभी को, शाबाश, एक बार फटाफट रिप्लाई कर दो बच्चा। ओके 16 लोगों को क्लियर हो गया जिन्होंने थम्स अप किया है, वेरी गुड क्लियर। जिन्होंने एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा था ना, आई डोंट रिमेम्बर द, कौन था वो, रिजाउल था एंड आई थिंक और कोई था, उनको समझ आ गया पर्टिकुलरली बच्चा, दिस इज क्लियर। चले गुड, गुड, चले अभी मैं वापस आता हूँ, वेरी गुड बच्चा, ग्रेट। तो ये तो क्लियर हो गया अभी को बेटा कि बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो कैविटी पाई जाती है बेटा, दैट कैविटी इन बायोलॉजी इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी बेटा, और बॉडी कैविटी को हम सीलोम बोल सकते हैं अगर उसके ऊपर क्या होगा, मीजोडर्म का लाइनिंग होगा। क्लियर है ना बच्चा। अब थोड़ा सा आगे का हम और एक कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं, एक मिनट वापस चले जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। चले, तो हम सीलोम की बात करते हैं, तो सीलोम के बारे में आपने याद रखा कि जो एक एनिमल होगा बेटा, एनिमल की बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, और अगर उसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है जिसके बाहर वाले साइड में एंड अंदर वाले साइड में मीजोडर्म की लाइनिंग है, तो ऐसी पर्टिकुलर बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सीलोम, या इसको हम ट्रू सीलोम भी बोलते हैं, ट्रू सीलोम भी बोलते हैं। अब जिन एनिमल्स के पास ये सीलोम पाया जाता है, जिन एनिमल्स के पास बेटा ये ट्रू सीलोम पाया जाता है, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज सीलोमेट्स बेटा, इनको हम सीलोमेट्स बोलते हैं। तो सीलोमेट का मतलब क्या हुआ, वो एनिमल जिसमें सबसे पहले बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा, और बॉडी कैविटी के बाहर वाली साइड में और अंदर वाले साइड में सीलोम प्रेजेंट हो, मीजोडर्म प्रेजेंट होगा, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज सीलोमेट्स। क्यों हमें सीलोम को लाने की जरूरत पड़ी, ताकि हम अपने ऑर्गन्स को बचा के रखना चाहते हैं, ठीक है ना, उनको एक जगह देना चाहते हैं ताकि वो प्रॉपरली ग्रो कर सके, प्रॉपरली काम कर सके। और उस जगह के ऊपर बेटा जब एनिमल चलेगा ना, एनिमल के मूवमेंट की वजह से उन ऑर्गन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अभी पढ़ेंगे बेटा सीलोम के अलग अलग टाइप्स है। सीलोम का एक टाइप है जिनको हम सूडो सीलोमेट्स भी बोलते हैं, मतलब उनमें भी सीलोम पाया जाता है, बट दैट सीलोम इज कॉल्ड एज सूडो सीलोम, बिकॉज उनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स बेटा सीलोम में रखे जाते हैं, बट सीलोम प्रॉपर नहीं बन पाता है, पूरा नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से अगर वो चलते हैं तो उनके चलने की वजह से उनके ऑर्गन्स पे फर्क पड़ता है, उनका ऑर्गन्स का फंक्शन इफेक्ट होता है। इसलिए बाद में हमने सीडो सीलोम को हटा के क्या लाया, एक कंप्लीटली डेवलप्ड सीलोम लाया, जिसको मैंने अभी भी समझा आपको, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू सीलोम, एंड एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, सीलोमेट्स बोलते हैं। और सीलोमेट का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो सिलोमेट का एग्जाम्पल है बेटा एनालीडा, सिलोमेट का एग्जाम्पल है मोलस्का, सिलोमेट का एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा, सिलोमेट का एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा, सिलोमेट का एग्जाम्पल है हेमीकॉर्डेटा, एंड सिलोमेट का एग्जाम्पल है कॉर्डेटा बेटा। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें, ठीक है ना। सिलोमेट्स में कौन कौन आते हैं, तो एनालीड्स आते हैं, मोलस्क आते हैं, आर्थ्रोपोड्स आते हैं, इकाइनोडर्म्स आते हैं, हेमिकॉर्डेट्स आते हैं, एंड कॉर्डेट्स आते हैं।
सो दिस मच इज क्लियर, आई होप कि आपको समझ आ गया सीलोम क्या है। तो अभी हम एनसीईआरटी को खोल के एक बार चेक कर लेते हैं कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या दिखा रहा है हमको। अच्छा ये भी देख लीजिए बेटा, अगर अभी जिन बच्चों को अभी समझ नहीं आया था, तो इससे थोड़ा बहुत आपको दोबारा से आइडिया लग सकता है। तो ये तो हम ही है बेटा, हमारी बॉडी है। तो हमने क्या करा, हमने इस इंसान को बीच में काट दिया, तो यहाँ पे हमने इसका कट लगा दिया। और जैसे कट लगाया ना, फिर हम इसकी बॉडी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो मैग्नीफाई करके बेटा आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारी बॉडी का जो बाहर वाला कवर है, ये तो हमारी बॉडी का बाहर वाला कवर हो गया ना। अगर इसको 1 से रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इसको हाईलाइट कर दूं, तो ये बॉडी का बाहर वाला हिस्सा है। दिस इज कॉल्ड एज बॉडी वॉल बेटा, इसी को बॉडी वॉल बोलते हैं। और हमारे बॉडी वॉल में क्या होता है, स्किन होता है, एपिडर्मिस होता है बेटा, ठीक है ना। अब अगर आप सेंटर की तरफ ध्यान लगाएंगे, सेंटर की तरफ देखेंगे, तो सेंटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये देख लीजिए यहाँ पे गट कैविटी लिखा हुआ। गट कैविटी मतलब एलिमेंट्री कैनल दिखाई दे रहा है। सो दिस इज एलिमेंट्री कैनल बेटा। तो अगर हम इसको अलग से हाईलाइट कर दूं, तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनल हो गया। अगर इसको इधर हाईलाइट करते हैं, इधर हाईलाइट कर देते हैं। अब जो बाकी खाली जगह बची बेटा, ठीक है ना, हम सारे ऑर्गन्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, यहाँ तो बोन्स है, बट फिर भी ये वाला खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो ये खाली जगह दिखाई दे रही है आपको, इसके बाहर वाले साइड में, ये पूरी खाली जगह क्या कहलाती है, सीलम कहलाती है। तब जब इधर भी बेटा मीजोडर्म होगा और इधर भी मीजोडर्म होगा। और आपको ये चीज पता है बेटा, हमारी सारे ऑर्गन, जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स है, कोई भी ऑर्गन एलिमेंट्री कैनल के अंदर नहीं, ठीक है ना। कोई भी ऑर्गन बेटा एलिमेंट्री कैनल के स्टोमक के अंदर, ईसोफेगस के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नहीं है। और कोई भी ऑर्गन बेटा बॉडी वॉल के बाहर नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हमारे ऑर्गन्स है कहाँ पे, सो दे आर प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनल, और उसी जगह को जहाँ पे वो पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीलोम बेटा। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिख रहा है एनसीईआरटी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिब्बा दिखाई दे रहा है। तो डिब्बा मान लो हमारा बॉडी वॉल है, दिस इज अवर बॉडी वॉल बेटा, ठीक है ना। और इस डिब्बे के अंदर हम सारे अपने ऑर्गन्स रख रहे हैं। तो ऑल दीज ऑर्गन्स आर केप्ट इनसाइड दिस बॉक्स। और ये बॉक्स बेटा इमेजिन कर लीजिए हमारी बॉडी वॉल है, ठीक है ना। और सारे ऑर्गन्स बेटा इस बॉडी वॉल के अंदर रखे जाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑल द ऑर्गन्स आर फ्रेजाइल बेटा, ऑर्गन्स वीक होते हैं। और ये डिब्बा उनको क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बेटा। और इस डिब्बे की जो अंदर से खाली जगह होगी ना, जिसमें ये ऑर्गन्स फिट होंगे, उस जगह को हम क्या नाम दे सकते हैं, उसको हम सीलोम नाम दे सकते हैं। तो मतलब ये कंपैरेटिव एग्जांपल है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास। मतलब एनिमल्स की बॉडी के अंदर बेटा कैविटी प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, कैविटी मतलब बेटा सीलोम प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। मतलब एनिमल बेटा सीलोमेट है कि ए सीलोमेट है। ए सीलोमेट का मतलब हुआ जिनमें कैविटी पाई नहीं जाती बेटा, दे डू नॉट हैव अ सीलोम। तो ए सीलोमेट कौन सा होगा, सीलोमेट कौन सा होगा, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। अब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रख लेना, द बॉडी कैविटी विच इज लाइनेड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड एज सीलोम बेटा। तो सीलोम के बारे में सबसे पहली लाइन तो यही इंपॉर्टेंट याद रखनी है, सीलोम क्या है, सीलोम बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी क्या है, बॉडी कैविटी है स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनल। और अगर इस बॉडी कैविटी के ऊपर मेसोडर्म है बेटा, मतलब पूरी तरीके से मेसोडर्म है, हर जगह पे मेसोडर्म प्रेजेंट है, देन दिस इज कॉल्ड एज सीलोम। एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम और कॉल्ड एज सीलोमेट्स, जिनके पास सीलोम होता है उनको हम सीलोमेट्स बोलते हैं। और एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बेटा, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा बेटा। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, सीलोम इंपॉर्टेंट क्यों है, सीलोम क्लासिफिकेशन के लिए या एक मॉडिफिकेशन इन द ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे आउट ऑफ द एनसीईआरटी कुछ लाइंस ऐड की है, तो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। Coelom important है बेटा because they provide space in which internal organs can be suspended so they are not negatively affected by muscle pressure and body movement। मतलब सीलोम एक ऐसी जगह है बेटा जो क्या करती है, जो ऑर्गन्स को स्पेस प्रोवाइड करती है, एक जगह प्रोवाइड करती है। और उस जगह पे बेटा ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट से या उसकी मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जब मैं चलूंगा, जब मैं पुशअप्स करूंगा, जब मैं जिम में बेटा एक रॉड उठाऊंगा, चेस्ट प्रेस करूंगा, या कोई भी नॉर्मल मूवमेंट अप एंड डाउन मूवमेंट करूंगा, तो मेरी मूवमेंट से बेटा मेरे इंटरनल ऑर्गन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, बिकॉज दे आर सस्पेंडेड इन एक स्पेस एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज सीलोम। दे प्रोवाइड स्पेस फॉर इंटरनल ऑर्गन्स टू डेवलप एंड एक्सपेंड बेटा। जैसे मैं सांस अंदर लेता हूँ तो मेरे लंग्स फूल जाते हैं, ठीक, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा स्टोमक थोड़ा सा फूल जाता है।
इमेजिन कर लो बेटा, अगर मेरे लंग्स के बाहर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जो आगे पीछे मूव नहीं कर पाता, वहां पे खाली जगह नहीं पाई जाती, तो हम ये सारे काम नहीं कर सकते थे। तो सीलोम क्या करता है बेटा, सीलोम ऑर्गन्स को एक स्पेस प्रोवाइड करता है, एक जगह प्रोवाइड करता है जिस जगह के अंदर वो ग्रो कर सकते हैं और वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं अगर उनकी एक्सपेंडिचर या कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शन है। They contain fluid which may assist in internal transportation and nutrient and gas rejection. कुछ एनिमल्स के अंदर बेटा सीलोम में फ्लूइड भी पाया जाता है, जैसे हमने देखा था ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में सीलोम के अंदर जो बॉडी कैविटी साइनसेस थी बेटा, उनके अंदर ब्लड या हीमोलिम्फ फ्लो करता है जो ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? दिस मच इज क्लियर? यहाँ तक समझ आया कि नहीं समझ आया? अच्छा, मेरे को नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? कल से प्लीज सर वॉइस क्लास में ऑन रख देना, बिकॉज ऐसे बार बार आना पड़ेगा तो इससे प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ हाँ, जो डाउट्स है वो पूछ लीजिए, जो डाउट्स है वो पूछ लीजिए बेटा, डाउट्स पूछ लीजिए। चले, बाकियों को समझ आया? दैट्स गुड, दैट्स गुड। चले, तो ये हमारा हो गया बेटा अभी सीलोम। एंड सीलोम में कौन सा सीलोम बेटा, ट्रू सीलोम कौन सा सीलोम होता है, ठीक है। आपके जो डाउट्स है ना बेटा, मैं लास्ट में वॉइस ऑन करवा के आपके डाउट्स ले लूंगा, ठीक है ना। अभी हम क्लास फॉरवर्ड कर देते हैं, लास्ट में मेरे से डाउट पूछे, बस लिख के रख देना कहीं पे अपना डाउट। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया सीलोम बेटा। अब वापस आता हूँ मैं थोड़ा सा इधर कॉमन पेज पे। अब सीलोम जो होता है बेटा, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ। सीलोम तो आपको क्लियर हो गया, सीलोम क्या है। सीलोम मतलब ट्रूस क्या है वो आप समझ गए बेटा। तो ट्रू सीलोम के बारे में पहली चीज याद रखनी है, इट इज प्रेजेंट, जो आपको घर के लिए याद रखना है, दैट इज पहला पॉइंट, प्रेजेंट होता है बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में। दूसरा याद रखना है बेटा, सारे ऑर्गन्स इसी के इन बिटवीन पाए जाते हैं। थर्ड चीज याद रखनी है बेटा, ट्रू सीलोम के अंदर बाहर से भी बेटा कंप्लीट लेयर ऑफ मेसोडर्म होता है, और अंदर से भी बेटा क्या होता है, कंप्लीट लेयर ऑफ मेसोडर्म होता है। अब सीलोम जो होता है ना बेटा, सीलोम दो तरीके का होता है, ठीक है ना। या अगर मैं देखूं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम अगर देखा जाए तो हमको तीन तरीके के इंडिविजुअल देखने को मिलेंगे। पहला ए सीलोमेट बेटा, ए सीलोमेट मतलब जिनमें सीलोम है ही नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं है इनके पास सीलोम बेटा, बिकॉज इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, इनमें ऑर्गन है ही नहीं, तो सीलोम रखने की जरूरत है नहीं बेटा, ठीक है ना। तो ये ए सिलोमेट्स कहलाते हैं। जैसे ए सिलोमेट्स के अंदर बेटा आपको याद रखना है, पोरिफेरा याद रख सकते हैं, वैसे पोरिफेरा पूछा नहीं जाएगा, फिर भी याद रख लो। पोरिफेरा याद रख सकते हैं, सीलेंट्रेटा याद रख सकते हैं, टीनोफोरा याद रख सकते हैं, सबसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो है दैट इज प्लेटिहेल्मिन्थ बेटा, प्लेटिहेल्मिन्थ बेटा। तो ये ए सिलोमेट्स होते हैं जिनमें सीलोम नहीं पाया जाता। सेकंड जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज सूडो सीलोम बेटा। अब ये क्या, ये आपको समझना है, सूडो सीलोम बेटा। और सीडो सीलोम में बड़ा टेंशन होता है बहुत सारे बच्चों को, तो ये समझ लो बेटा सीडो सीलोम क्या होता है। और लास्ट होता है सीलोम बेटा, ट्रू सीलोम जिनको बोलते हैं, सीलोम या ट्रू सीलोम भी बोल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ट्रू सीलोम का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये ट्रू सीलोम का डायग्राम। ये हो गया बॉडी वॉल, ये अंदर वाली लाइन जो है ना बेटा, ये सीलोम को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये हो गया एलिमेंट्री कैनल। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट्री कैनल जहाँ से खाना वाना आगे जाएगा, दिस इज एलिमेंट्री कैनल बेटा, क्लियर है। अब इसके बाहर जो आपको एक कैविटी दिखाई दे रही है, दिस कैविटी इज बॉडी कैविटी बेटा। और इन केस ऑफ ट्रू सिलोमेट्स बेटा, ये बॉडी कैविटी के बाहर वाली साइड में, मतलब ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड हो गया बेटा, एंड अंदर वाले साइड में, तो ये वाला, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के बाहर और बॉडी वॉल के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंप्लीट लेयर ऑफ मेसोडर्म देखने को मिल रहा है। इधर भी आपको मेसोडर्म दिखाई दे रहा है, और इधर भी आपको मेसोडर्म ही दिखाई दे रहा है। तो अगर सीलोम बेटा ऐसा है कि उसके बाहर वाली साइड में एंड अंदर वाले साइड में एक कंप्लीट लेयर ऑफ मेसोडर्म देखने को मिले, ऐसे सीलोम को हम ट्रू सीलोम बोलते हैं। फिर सूडो सीलोम क्या हो गया बेटा, तो सूडो सीलोम को मैं इधर बना लेता हूँ ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। तो सूडो सीलोम में बॉडी कैविटी तो होती है,
तो सबसे पहले तो ये समझना है कि सूडोसीलोम में बॉडी कैविटी पाया जाता है, दे हैव अ बॉडी कैविटी बेटा। लेकिन वो बॉडी कैविटी में प्रॉब्लम क्या है, ये देख लेते हैं। ये इनका एलिमेंट्री कैनल हो गया, जैसे हमने इधर बनाया, तो ये एलिमेंट्री कैनल वाला पार्ट है, जहां से फूड जाएगा बेटा, डाइजेस्टेड फूड जाएगा, एलिमेंट्री कैनल हो गया। अब ध्यान से देख लो बेटा, इन एनिमल्स के अंदर बॉडी वॉल भी है, इन एनिमल्स के अंदर एलिमेंट्री कैनल भी है, और इनमें बॉडी कैविटी भी है। ध्यान से देख लो, ये बॉडी कैविटी दिखाई दे रही है, बट इस बॉडी कैविटी को हम ट्रू सीलोम नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं बेटा? बिकॉज इनमें मेसोडर्म जो पाया जाता है ना, ग्रीन कलर में दोबारा लेता हूँ, इनमें मेसोडर्म जो पाया जाता है दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल पैच बेटा। तो ये एक पैच है मेसोडर्म का, ये दूसरा पैच है मेसोडर्म का, ये तीसरा पैच है मेसोडर्म का, ये चौथा पैच है मेसोडर्म का। तो मेसोडर्म जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ध्यान से देख लेना। यहाँ पे मेसोडर्म नहीं है, यहाँ पे मेसोडर्म नहीं है, इधर मेसोडर्म नहीं है, इधर मेसोडर्म नहीं। या अगर मैं ऐसे भी बोलूं तो इस जगह पे मेसोडर्म है बट इधर मेसोडर्म नहीं है, इधर कोई मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है, इधर मेसोडर्म नहीं है, इधर मेसोडर्म नहीं, सेम इधर भी नहीं है, एब्सेंट, एब्सेंट एंड एब्सेंट। तो अगर मेसोडर्म की लाइनिंग बेटा कंटिन्यूअस नहीं है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, तो मेसोडर्म जो है बेटा वो स्मॉल पैच में पाया जाता है, स्मॉल पार्ट्स में पाया जाता है, लेकिन मेसोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है ना। सो सच सीलोम इज कॉल्ड एज सूडो सीलोम बेटा। मतलब सीलोम प्रेजेंट है बट ट्रू सीलोम नहीं है, एडवांस्ड सीलोम नहीं है, बट कौन सा है बेटा? प्रिमिटिव सीलोम है, और उस प्रिमिटिव सीलोम को हम क्या बोलते हैं? सूडो सीलोम बोलते हैं। जिन एनिमल्स में सूडोसीलोम होगा दे आर कॉल्ड एज सूडोसीलोमेट्स, जिनमें ट्रू सीलोम होगा दे आर कॉल्ड एज सीलोमेट्स, एंड जिनमें नहीं होगा बेटा दे आर कॉल्ड एज एसिलोमेट्स। अब आप बोलोगे सर एसिलोमेट भी एक बार दिखा दो, एसिलोमेट कैसे होते हैं? तो हम इसका डायग्राम बना ले बेटा एसिलोमेट का। तो वैसे आपको समझ आ ही गया होगा उसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो ये एसिलोमेट है, ये इसका गट है बेटा, एलिमेंट्री कैनल है, गट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि इनकी बॉडी में बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनल के बीच में बेटा सेल्स का लेयर पाया जाता है। मतलब ये पूरा एरिया जो है ना, यहाँ पे कोई कैविटी नहीं होगा, ठीक है ना। दिस होल एरिया विल बी कवर्ड बाय सेल्स बेटा। ध्यान से देख लीजिए, तो ये रेड कलर रिप्रेजेंट, मैं अलग अलग सेल्स नहीं बना सकता हूँ, बट आप इमेजिन कर लीजिए कि ये रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्स को बेटा। अब इस डायग्राम को ध्यान से देख के बताओ, क्या आपको बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनल के बीच में कैविटी दिखाई दे रही है? यहाँ तो कोई कैविटी नहीं बची बेटा, बिकॉज जो कैविटी थी उसको फिलअप किसने कर दिया? उसको फिलअप सेल्स ने कर दिया बेटा। तो सीलोम अगर है ही नहीं, बॉडी कैविटी अगर है ही नहीं, तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? ए सीलोमेट। मतलब दे डू नॉट हैव अ सीलोम, दे डू नॉट हैव अ बॉडी कैविटी बेटा। सो दिस इज सीलोम एंड इट्स थ्री टाइप्स बेटा। मैं वापस आ रहा हूँ चैट बॉक्स पे, तो एक बार मेरे को जल्दी जल्दी बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फॉल्स मेरे को समझ नहीं आ रहा बेटा आप क्या लिख रहे हैं। मीजोड्रम बेटा फ्लूइड नहीं है, मीजोड्रम सेल्स का लेयर है। लास्ट टाइम पे बेटा हमने क्लास लिया है ना, उस क्लास में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मीजोडर्म क्या है। हमने 3 जर्म लेयर्स पढ़ी थी, 3 जर्म लेयर में बेटा जो बीच वाली जर्म लेयर होती है उसको मीजोडर्म बोलते हैं। ये फ्लूइड नहीं है बेटा, इट इज अ सेल्यूलर लेयर, ये सेल्स का लेयर होता है बेटा। पॉइंट नंबर 3 कौन सा मैंने बोला था, एक बार वो रिपीट कर दो बेटा, एक बार नीचे लिख दो क्या लिखा था मैंने पॉइंट पे, क्या बोला था पॉइंट नंबर 3। चले एक बार बताओ बेटा फटाफट, जल्दी जल्दी। ये क्लियर हो गया? 3 टाइप्स ऑफ सीलोम क्लियर हुआ बेटा? यस ऑफ कोर्स, मैंने अभी बोला ना बेटा सूडोसीलोम में मेसोडर्म है, बट प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम यह है कि मेसोडर्म कंप्लीट लेयर में नहीं पाया जाता है। मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन स्मॉल पैच बेटा। तो अगर मेसोडर्म स्मॉल पैच में प्रेजेंट है, लेकिन तब भी सीलोम तो बीच बीच में देखने को मिल रहा है ना, तो ऐसे सीलोम को बेटा जिसमें मेसोडर्म पूरी जगह नहीं हो बट स्मॉल पैच में पाया जाए, दैट मेसोडर्म इज कॉल्ड, दैट सीलोम इज कॉल्ड एज सूडोसीलोम बेटा। तो सूडोसीलोम तो सीलोम जैसा ही है, मतलब ट्रू सीलोम जैसा ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है आप इधर देख सकते हैं ना बच्चा। इन दोनों में ये भी सिलोमेट है बेटा और ये भी सिलोमेट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें पूरा लेयर ऑफ मेसोडर्म है बाहर से और अंदर से, लेकिन इसमें पूरा लेयर नहीं है, बिकॉज बीच बीच में मेसोडर्म एब्सेंट है बेटा। सो दिस सीलोम बेटा जिसमें मेसोडर्म खाली इन पैच में मिले, ये देख रहे हैं ना ग्रीन कलर के पैच है, ये मेसोडर्म के ही पैच है। तो अगर मेसोडर्म पैच में मिलता है बेटा दैट सीलोम इज कॉल्ड एज सूडोसीलोम बेटा। क्लियर हो गया बच्चा?
तो ये हो गया, ये सब क्लियर हो, वेरी गुड। जुल्फकार को समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर से रिपीट, सर क्लियर हो गया, वेरी गुड, क्लियर क्लियर। फ्लैट हेल्थ में से ऑर्गन बट व्हाई दे आर इस, उनके ऑर्गन्स जो होते हैं ना बेटा, अगर मैं आपको डायग्राम वापस ले जाऊं, देखो ये है ना हमारा बेटा प्लेट हेलमेंथा, ये प्लेट हेलमेंथा का डायग्राम है। तो इनके ऑर्गन्स जो होते हैं ना, दे आर फिक्स्ड इनसाइड दिस सीलोम, मतलब इनका ऑर्गन जो होगा ना वो इस सेल्यूलर लेयर के अंदर बंद हो। यही तो मैं आपको अभी समझा रहा था ना। हम अगर एनिमल के पास ऑलरेडी बेटा सूडोसीलोम आया, अगर एनिमल के पास बेटा ऑलरेडी सीलोम था ही नहीं, तो फिर हमको सीलोमेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज इसके पास सीलोम नहीं है, ठीक है ना, प्लेट हेलमेंथा के पास बेटा। बट आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा कि इनके ऑर्गन्स फिर कहाँ पे बंद रहेंगे, इन सेल्स के अंदर बंद रहेंगे, ठीक है, दे विल बी फिक्स्ड इनसाइड दीज सेल्स बेटा। और जब ये एनिमल चलेगा ना, इसके चलने की वजह से बेटा इनके सेल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और वो प्रेशर आगे जाके किस पे पड़ता है, ऑर्गन्स पे पड़ता है, और ऑर्गन्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है उनका फंक्शन इफेक्ट होता है। तो इसी वजह से बेटा बाद में हमने इसको हटा के क्या लाया, सूडोसीलोम लाया, और फिर सूडोसीलोम में भी प्रॉब्लम मिली बेटा, फिर उसको हटा के क्या लाया बेटा, ट्रूसीलोम लाया। यही तो मॉडिफिकेशन है ना, यही तो मैं आपको समझाता हूँ बेटा कि एनिमल किंगडम के अंदर हमेशा मॉडिफिकेशन होती रही, और मॉडिफिकेशन अगर हो रही है बेटा, दैट मीन्स पुरानी चीज में कोई प्रॉब्लम था। ए सिलोमेट में प्रॉब्लम था कि ऑर्गन सेल के अंदर बंद हो गए, वो ग्रो नहीं कर पा रहे बेटा, उनको प्रेशर फेस करना पड़ रहा है, उनकी फंक्शन अच्छे से नहीं हो रही है, इसलिए हमने सूडोसिलोम लाया। सूडोसिलोम में भी प्रॉब्लम ये हुआ बेटा कि कुछ ऑर्गन फ्री रहे, और कुछ ऑर्गन तब भी सेल्स के अंदर बंद हो गए बेटा, और इसलिए बाद में हमने क्या किया, अंदर वाली लाइन एंड बाहर वाली लाइन को सेपरेट कर दिया, और बीच वाली जगह खाली कर दी, ताकि ऑर्गन्स के काम पे कोई फर्क ना पड़े बेटा। ठीक है रजाउल, आपने क्वेश्चन पूछा था, आई होप आपको आंसर मिल गया। इंपॉर्टेंस ऑफ सिलो, अभी तो हमने 4-5 इंपॉर्टेंस, अच्छा दोबारा से समझाना इंपॉर्टेंस, ठीक है साहब, मैं अभी दोबारा से समझा देता हूँ। ओके नो सर, यस क्लियर, ओके ग्रेट। तो मैं इंपॉर्टेंस एक बार दिखा देता हूँ आपको इंपॉर्टेंस। तो ये तो पहले ये बताओ, ये तो सभी को क्लियर हो गया 3 टाइप्स ऑफ सीलोम बेटा, बिकॉज इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो आई होप ये क्लियर हो गया। एक बार नहीं क्लियर हुआ तो एक बार आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो, मैं दोबारा से समझा दूँ, इधर देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंस ऑफ सीलोम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट जो है ना ये वाला बेटा, थर्ड पॉइंट आपने बोला, they contain fluid which may assist in internal transportation and nutrient and gas exchange। मतलब जिन एनिमल्स के पास सीलोम होता है बेटा, सीलोम के अंदर आपको फ्लूइड्स मिलते हैं, ठीक है ना, लिक्विड मटेरियल मिलता है, जैसे इंटरसेल्यूलर फ्लूइड होता है बेटा, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड या इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड्स होते हैं। तो ये फ्लूइड्स कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, ये सीलोम के अंदर। अब ये फ्लूइड बहता नहीं है, मतलब आपको लगेगा कि हमारे सीलोम के अंदर नहीं बह रहा है, फ्लूइड बह रहा है, ये इंटरसेलुलर फ्लूइड्स बेटा अंदर से नमी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है ना, वेटनेस को मेंटेन करके रखते हैं, ताकि अंदर से ऑर्गन्स ड्राई ना हो जाए। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, अगर आपने 10th क्लास के अंदर हार्ट पढ़ा है या लंग पढ़ा है, लंग के अंदर आपने पढ़ा होगा बेटा कि लंग के बाहर 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, आउटर पिल्यूलर मेम्ब्रेन, इनर पिल्यूलर मेम्ब्रेन, एंड बीच में क्या पाया जाता है, पिल्यूलर फ्लूइड पाया जाता है। तो ये पिल्यूलर फ्लूइड क्या है बेटा, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। ये पिल्यूलर फ्लूइड बेटा एक लिक्विड है, जो लंग को अच्छे से काम करने में मदद करता है, और थोड़ा बहुत एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स में भी मदद करता है बेटा। हार्ट पढ़ा होगा बेटा, आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, एंड बीच में क्या पाया जाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। और वो पेरिकार्डियल फ्लूइड भी कहाँ से आता है, वो भी सीलोम से ही आता है बेटा। और किस में मदद करता है, हार्ट को वेट रखने में मदद करता है, और हार्ट को प्रॉपरली एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। तो उसी का पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, और कुछ नहीं बच्चा। समीमा अभी क्लियर हो गया है बच्चा, दिस इज क्लियर नाउ। अरे जुल्फकार ये तो बोलो ना एक्सप्लेन क्या करना है, आप खाली बोल रहे एक्सप्लेन अगेन सर, मेरे को ये तो बोलो, पूरा तो नहीं कर सकता ना एक्सप्लेन, आप बोलो क्या एक्सप्लेन करना है, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। चलो वेरी गुड बच्चा, ग्रेट। तो ये हमारा सीलोम था, एंड सीलोम के 3 टाइप्स थे। तो एग्जाम के लिए याद रखेंगे बेटा, सूडोसीलोम में एस्केल्मेंट्स। अच्छा अब आप और एक चीज कर सकते हैं कि आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, जो मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ ना। जुल्फकार जल्दी बोलो बेटा क्या एक्सप्लेन करना, बिकॉज फिर मैं वापस मेन स्क्रीन पे चला जाऊंगा। चलो जब तक ये लिख देता है तो तब तक ट्रिक याद रख लीजिए। मेरे को बताइए बेटा, एनिमल किंगडम में जब मैंने आपको फाइलम्स लिखाए थे ना, एनिमल किंगडम के फाइलम्स जब लिखाए थे, तो सबसे पहला फाइलम हमने कौन सा लिखा था, शबाश, फर्स्ट फाइलम कौन सा था, शबाश जल्दी जल्दी, फर्स्ट फाइलम कौन सा था बेटा, पोरिफेरा, फिर था सीलेंट्रेटा, फिर था टीनोफोरा, फिर था प्लेट हेलमेंट्स, फिर नेमेट हेलमेंट्स, एनालीड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, है ना, इकाइनोडर्मेट्स,
फिर हेमिकॉर्डेटा एंड फिर कॉर्डेटा। अब आपको करना क्या है, ट्रिक क्या है इसके लिए? ट्रिक बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो प्लेट हेलमेंथा आपको दिखाई दे, निमेट हेलमेंथा जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं उसको ऐसा हाईलाइट कर दूं, ये निमेट हेलमेंथा है बेटा। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं ऐसे। तो निमेट हेलमेंथा के अंदर क्या पाया जाता है? शाबाश, इसके पास सूडोसीलोम पाया जाता है। निमेट हेलमेंथा मतलब एस्केलमेंथा बेटा, इसके पास सूडोसीलोम पाया जाता है। अब मेरे को बताइए बेटा, एनिमल जो निमेट हेलमेंथा के ऊपर है वो मोर एडवांस्ड है कि एनिमल जो निमेट हेलमेंथा के नीचे है? फटाफट बताइए। एनिमल्स बेटा विच आर अबोव द निमेट हेलमेंथा, आर दे मोर एडवांस्ड, और एनिमल्स बेटा जो निमेट हेलमेंथा के नीचे है वो मोर एडवांस्ड है? फटाफट बताइए कौन से ज्यादा एडवांस्ड है बेटा? जल्दी जल्दी कौन से बेटा? सर आई वांट टू नोट द, यार मैसेज तो पूरा लिखो करो, आई मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वेरी गुड बेटा, बिलो मोर एडवांस्ड है ना? अब मेरे को बताइए दूसरा क्वेश्चन। वेरी गुड, सबने क्लियर आंसर दिया बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो सीलोम हमने अभी पढ़े बेटा, मतलब मैंने आपको 3 सीलोम पढ़ाए, ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट एंड ट्रू सिलोमेट। मेरे को बताओ बेटा, इन 3 सीलोम्स में से एडवांस्ड सीलोम कौन सा है एंड प्रिमिटिव सीलोम कौन सा है? फटाफट, एडवांस्ड कौन सा है एंड प्रिमिटिव कौन सा है? 3 सीलोम में से बेटर सीलोम कौन सा है एंड मतलब नॉन बेटर कौन सा है? शाबाश, जल्दी जल्दी। बिलो फाइलम और मोड, वो तो क्लियर, सीलोम के बारे में बता रहा हूँ। मैंने आपको 3 सीलोम पढ़ाए ना, ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट एंड ट्रू सिलोमेट। तो ज्यादा बेटर सा सिलोम कौन सा है बेटा? ट्रू सिलोम ज्यादा अच्छा होता है, सूडो सिलोम ज्यादा अच्छा होता है, कि ए सिलोम ज्यादा अच्छा होता है? वेरी गुड बेटा, ट्रू सिलोम। वेरी गुड। अब देख लीजिए, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब देखो इधर बेटा, अब अगर आपको क्लियरली पता है ट्रू सिलोम इज द बेटर सिलोम, और दूसरी क्लियर चीज आपको पता है बेटा दैट एनिमल्स बिलो द नेमेट हेलमेंथ आर मोर एडवांस्ड, तो आपको करना कुछ नहीं है बेटा, आपको क्लियरली याद रखना है कि जो एनिमल्स एनिमल किंगडम में बेटा नेमेट हेलमेंथा के नीचे है वो सिलोमेट्स होंगे, दे आर सिलोमेट्स। निमेट हेलमेंथा खुद तो हो गया सूडो सिलोमेट, इसके ऊपर जो होंगे बेटा दे आर ए सिलोमेट्स। तो ये ट्रिक हो गया, रटने की बात है ही नहीं। मतलब आपको इस पूरे डिस्कशन में खाली निमेट हेलमेंथा याद रखना है, आपको सारा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये याद रह गया कि निमेट हेलमेंथा सूडो सिलोमेट होता है, तो बाकी चीजें तो क्लियर खुद हो जाएंगी बेटा। तो आपको क्लियरली याद आ जाएगा कि निमेट हेलमेंथा के नीचे वाले हो जाते हैं ऑटोमेटिकली ट्रू सिलोमेट्स, एंड निमेट हेलमेंथा के ऊपर वाले ऑटोमेटिकली हो जाते हैं सूडो सिलोमेट्स बेटा। क्लियर है ना? तो एकदम इजी है बेटा, आसान है याद रखने के लिए। चले इधर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है आगे? इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, कुछ एनिमल्स के अंदर बॉडी कैविटी बेटा मेसोडर्म से लाइंड नहीं होते। इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एट स्कैटर्ड पाउच बेटा, यही तो मैं आपको अभी बता रहा था कि सूडोसिलोमस के अंदर बेटा मेसोडर्म तो होगा, बट मेसोडर्म बेटा बॉडी को लाइन नहीं करता है, जैसे हमने ट्रूसिलो में देखा था। तो फिर मेसोडर्म कैसे पाया जाता है? वो छोटे छोटे पाउच में पाया जाता है, स्कैटर्ड पाउच में पाया जाता है। कहाँ पे? बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, या आप बोल सकते हो बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनल बेटा। सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज सूडोसिलोम, ऐसी कैविटी को हम सूडोसिलोम बोलते हैं। एंड एनिमल्स पोजेसिंग देम आर कॉल्ड एज सूडोसिलोमेट्स, एग्जांपल एस्केलमेंट्स बेटा। द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट और कॉल्ड एज ईस्ट, जिनमें पूरा ही पूरा एब्सेंट है बेटा, उनको हम एसिलोमेट्स बोलते हैं, एग्जांपल प्लेटिहेलमेंट्स बेटा। तो डायग्राम यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो ये तो हो गया एक्टोडर्म बेटा, ये येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है एंडोडर्म हो गया, या इसको आप बॉडी वॉल ले सकते हैं, इसको आप गट वॉल ले सकते हैं। तो ध्यान से देख लो बेटा, पूरी जगह पे आपको क्या दिखाई दे रही है? एक लेयर मेसोडर्म की है, ये दूसरी लेयर मेसोडर्म की है। सो दिस सिलोम इज कॉल्ड एज ट्रू सिलोम बेटा, इसको हम ट्रू सिलोम बोलते हैं। अब ये एनसीईआरटी की डायग्राम, मैंने हमेशा आपको बोला है बेटा एनसीईआरटी डायग्राम्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। चलो बिना देखे मेरे को बताओ, चीटिंग नहीं करना है बेटा। ए बी एंड सी बेटा, डायग्राम देख के मेरे को बताओ ए बी एंड सी क्या है? ये सभी के लिए क्वेश्चन है बेटा, मेरे को बराबर 75 आंसर आने चाहिए। शाबाश, बता देख के डायग्राम बता बेटा, ए कौन सा डायग्राम है, बी कौन सा डायग्राम है, और सी कौन सा डायग्राम है? आंसर कर लो, फिर मैं चैट बॉक्स पे आ जाता हूँ।
वेरी गुड। ए इज सीलोम, वेरी गुड। सी ए सिलोमेट, वेरी गुड बच्चा, ग्रेट। बस दो बच्चों ने आंसर दिया है। जुल्फकार, आप या तो आप क्लास से बाहर होना चाहते हो या कोई और प्रॉब्लम है। एम कौन सा आंसर है बेटा? एम कहाँ पे लिखा हुआ है? आप मेरे साथ ऐसी खेल खेलोगे ना तो फिर मैं क्लास से दफाई कर दूंगा। क्लास में बैठना है तो आराम से बैठो और क्वेश्चंस पूछने, मोस्ट वेलकम बेटा। क्वेश्चन के लिए मैं कभी भी किसी बच्चे को मना नहीं करता, बट ऐसी नौटंकी करोगे ना, नौटंकी मेरे को पसंद नहीं है। बी सुडोसिलोम, वेरी गुड। ए ट्रूसिलोम, क्लियरली करेक्ट। बी सुडोसिलोम, वेरी गुड बच्चा, ग्रेट ग्रेट। चलिए, मतलब समझ आ ही गया, ठीक है ना? तो ये डायग्राम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और देखो, अभी आप 11th में है ना, तो आप कोशिश किया करो बेटा एक डायग्राम की बुक अलग बनाने की। आप एनसीईआरटी दो दो खरीद लो बेटा। तो एक एनसीईआरटी से खाली डायग्राम काट के अलग एक बुक में या अलग एक कॉपी में पेस्ट करके रखो, बिकॉज डायग्रामेटिक क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बहुत आते हैं। तो ताकि आपको बाद में बुक को रिवाइज ना करना पड़े, खाली आप उस किताब को रिवाइज कर सकते हो जिसमें आपकी खाली डायग्राम्स लगी हों। ठीक है, तो आप ये चाहो तो कर सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो दिस वाज अबाउट सीलोमेट, एसिलोमेट एंड ट्रूसिलोमेट। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर जाते हैं बेटा। अब जो सीलोमेट्स होते हैं, मतलब जिनके पास ट्रू सीलोम होता है। सीलोमेट्स बेटा दो टाइप के होते हैं, समझ लीजिए इस बात को भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये एनसीईआरटी से मैं बाहर जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ? बिकॉज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। तो सीलोमेट एनिमल्स जो होते हैं, मतलब जिनके पास ट्रू सीलोम होता है, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं बेटा शाइजोसीलोमेट्स, एंड दूसरे को हम नाम देते हैं एंटीरोसिलोमेट्स। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इनको हम बेटा शाइजोकोलिक भी बोलते हैं, शाइजोस्लोइक, और इनका एंटीरोसिलस बोलते हैं बेटा। ठीक है ना? तो शाइजोसिलोमेट्स एंड एंटीरोसिलोमेट्स आर टू टाइप्स ऑफ सिलोमेट। तो ये मतलब सूडोसिलोमेट पे अप्लाई नहीं होता, ये ए सिलोमेट पे नहीं होता, ये ओनली सिलोमेट पे अप्लाई होता है। मतलब सिलोमेट्स ही ये दो टाइप्स के होते हैं। अब क्या है शाइजोसिलोमेट, क्या है एंटीरोसिलोमेट, ये समझ लीजिए पहले, फिर मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। शाइजो वर्ड जो होता है ना बेटा, शाइजो, शाइजो आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में बाद में आपको कंफ्यूज ना हो जाए। और यहाँ पे आपको एंटीरो याद रखना है। शाइजो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, एंटीरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन बेटा। बस ये दो आप याद रख लो, आपको कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शाइजो मतलब स्प्लिटिंग, एंटीरो मतलब इंटेस्टाइन। अब क्या है शाइजोसिलोमेट का मतलब? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि शाइजोसिलोमेट के अंदर मीजोडर्म बाहर से भी होगा और अंदर से भी होगा। एंटीरोसिलोमेट के अंदर भी बेटा मीजोडर्म बाहर से भी होगा एंड अंदर से भी होगा, ये पहले क्लियर करनी है ये चीज। बट वो मीजोडर्म कैसे बनेगा, वो कैसे बाहर पहुंचेगा और कैसे अंदर की तरफ आएगा, उस बेसिस पे बेटा सिलोमेट दो तरीके के होते हैं, शाइजोसिलोमेट एंड एंटीरोसिलोमेट। अब क्या होता है तो ये ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक गेस्टुला ले लेता हूं मैं ऐसे। ये मान लीजिए मैंने एक गेस्टुला ले लिया, और गेस्टुला के अंदर बेटा ये लेयर ऑफ सेल्स है जो मीजोडर्म है बेटा। ये मतलब मीजोडर्मल लेयर ऑफ सेल है बेटा ऐसे। ठीक है ना? एक काम, मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ ताकि आपको मैं वीडियो में दिखाई दूं, तभी ये समझ आएगा। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, अगर मैं आपको वीडियो पे दिखाई दे रहा हूँ, कहाँ है? हाँ, अभी दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देख लेना बेटा। आपको आपको मेरा हैंड दिखाई दे रहा है, हाथ दिखाई दे रहा है। तो इमेजिन कर लीजिए बेटा, ये मतलब ये हैंड जो है, दो हैंड जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक लेयर ऑफ मीजोडर्म को। इट इज अ बाई लेयर्ड मीजोडर्म बेटा, मतलब दो लेयर है सेल्स का, या एक सिंगल लेयर है ये सेल्स का। ठीक है ना? तो ये मीजोडर्म की सेल्स है। अब मीजोडर्म की सेल जब सीलोम को बनाने की कोशिश करती है, अगर वो सीलोम को बनाती है बाय स्प्लिटिंग बेटा,
तो ध्यान से देख लीजिए आप, पहले आपको मेरे हैंड पे, एक मिनट थोड़ा, चलो ये नहीं हो रहा, चलिए इधर देख लीजिए। तो आपको मेरा हैंड बेटा एक कॉमन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक सिंगल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब इमेजिन कर लो बेटा क्या हुआ कि इस हैंड में मान लीजिए 100 सेल्स थी मेसोडर्म की, 100 सेल्स थी मेसोडर्म की। अब इन 100 सेल्स में क्या हुआ बेटा कि ये 100 सेल्स ऑफ मेसोडर्म बीच में अलग हो गई एक दूसरे से। अलग होने का मतलब ये हुआ बेटा, ये आपस में स्प्लिट हो गई। ध्यान से देख लीजिए, पहले कोई सीलोम बीच में नहीं है, 100 लेयर ऑफ सेल्स है बेटा, बट आने वाले टाइम में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या हुआ कि दीज सेल्स स्टार्टेड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो जैसे जैसे ये सेल्स सेपरेट हो जाएंगे ना बेटा, तो ये पहले कॉमन लेयर था बट अभी एक दूसरे से अलग हो रही है, स्प्लिट हो रही है। और इस स्प्लिटिंग में बीच में जो आपको मेरा फेस दिखाई दे रहा है, बीच में गैप डेवलप हुआ। ये गैप किसको जन्म देगा? यही सीलोम को जन्म देगा बेटा। तो मतलब ये हुआ कि अगर सीलोम का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, ठीक है ना, तो ये स्प्लिटिंग समझ लो बेटा। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग का मतलब हुआ कि पहले एक कॉमन लेयर ऑफ सेल था, और वो कॉमन लेयर ऑफ सेल बेटा बाद में, जैसे मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा था आपको, मान लीजिए पहले एक कॉमन लेयर ऑफ सेल था, अब आने वाले समय में क्या हुआ बेटा, ये कॉमन लेयर ऑफ सेल ऐसे स्प्लिट हो गया, तो ये ऐसे फैल गया बेटा, ये ऐसे फैल गया, ठीक है ना। और बीच में क्या डेवलप करी? ये गैप डेवलप करी। तो अगर ये गैप डेवलप हो रही है बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म बेटा, तो ऐसी स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से जो सीलोम बनेगा, दैट सीलोम इज कॉल्ड एज शाइजोसीलोम बेटा, ठीक है ना। तो अगर मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द स्प्लिटिंग और सेपरेशन ऑफ मेसोडर्मल सेल्स अवे फ्रॉम ईच अदर बेटा, कोई नई सेल ऐड नहीं हो रही है, ऑलरेडी जो मेसोडर्मल लेयर थी बेटा वही सेपरेट हो रही है, वही स्प्लिट हो रही है। तो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से जो सीलोम बनता है, ऐसे सीलोम को हम शाइजोसीलोम बोलते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम शाइजोसीलोमेट्स बोलते हैं। अब एंटीरोसीलोम में बेटा, एंटीरोसीलोम क्या मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक्चुअल में सीलोम का फॉर्मेशन जो होता है ना, वो प्रिमेटिव इंटेस्टाइन की सेल से होता है। अब प्रिमेटिव इंटेस्टाइन से सेल से कहने का मतलब क्या हुआ कि जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में बेटा कुछ सेल्स डिसाइड करती है कि हमें इंटेस्टाइन बनाना है, और उन्हीं सेल से बेटा जिनको इंटेस्टाइन बनाना होता है, वही सेल्स बेटा आगे डिवाइड करती है, ठीक है ना। डिवीजन एंड ग्रोथ से जो सीलोम बनता है, लेकिन वो सेल कहाँ से आती है बेटा? इंटेस्टाइन से आती है, इसलिए इसको एंटीरो बोला जाता है। तो दो सेल विच फॉर्म सीलोम बाय डिवीजन एंड ग्रोथ बेटा, यहाँ पे डिवीजन एंड ग्रोथ नहीं हो रहा है, यहाँ पे खाली स्प्लिटिंग हो रहा है, मतलब लेयर ऑलरेडी बन चुकी है और वो स्प्लिट हो रही है बेटा। बट यहाँ पे कुछ सेल्स होंगी, 4-5 सेल्स होंगी, और वही 4-5 सेल्स बेटा आगे जाके क्या करती है? डिवाइड एंड ग्रो करती है और सीलोम को फॉर्म करती है बेटा। ऐसे सीलोम को हम क्या बोलते हैं? एंटीरोसीलोम बोलते हैं। तो मतलब सीलोमेट्स बेटा ओवरऑल 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि सीलोम कैसे बनता है। अगर सीलोम बेटा स्प्लिटिंग से बनता है, उसको शाइजोसीलोम बोलते हैं, और अगर सीलोम बेटा इंटेस्टाइन की प्रिमेटिव सेल से बनता है बाय ग्रोथ एंड डिवीजन, ऐसे सीलोम को हम क्या बोलते हैं? उसको हम एंटीरोसीलोम बोलते हैं। तो अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, इधर ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये है मीजोडर्म बेटा, ये भी है मीजोडर्म, है ना। अब ध्यान से देख लो हुआ क्या, यही मीजोडर्म की लाइनिंग बेटा अब इस पूरे एरिया में फैल गई, ठीक है ना। और कैसे फैल गई बेटा? बाय द स्प्लिटिंग, तो बीच में स्प्लिटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे देख लो बीच में गैप डेवलप हो रहा है बेटा, और यही गैप फिर आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। और ये गैप इतना बड़ा कैसे हुआ? बिकॉज ये लेयर बेटा आने वाले समय में इधर से ऐसे स्प्लिट हो गई, अलग हो गई, और इससे जो सीलोम बनता है बेटा उसको हम शाइजोसीलोम बोलते हैं। एंटीरोसीलोम में देख लो बेटा, ये हमारा इंटेस्टाइन का प्रिमेटिव गट है, मतलब प्रिमेटिव पार्ट है, और यहाँ पे ये कुछ सेल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, यही मेसोडर्म का फॉर्मेशन करती है, और आने वाले समय में बेटा यही सेल्स पूरा मेसोडर्म बनाती है। ऐसे पर्टिकुलर सीलोम को हम क्या बोलते हैं? एंटीरोसीलोम बोलते थे, एंटीरोसीलोम बोलते थे बेटा, ठीक है ना। तो शाइजोसीलोम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शाइजोसीलोम किसमें पाया जाता है? मोलस्का में, एनालिडा में एंड आर्थ्रोपोडा में। एंड एंटीरो किसमें पाया जाता है? इकोनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा में। सीलोम फॉर्म्स बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, इसको हम शाइजोसीलोम बोलते हैं। सीलोम फॉर्म्स बाय आउट पॉकेटिंग ऑफ प्रिमेटिव गट, प्रिमेटिव गट का मतलब है इंटेस्टाइन बेटा, इंटेस्टाइन से एक हिस्सा बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है बेटा, आउटसाइड ग्रो कर रहा है, उस आउट पॉकेटिंग में बेटा ग्रोथ एंड डिवीजन हो रहा है, उस सीलोम को हम क्या बोलते हैं? उसे हम एंटीरोसीलोम बोलते हैं। अब यहाँ पे बेटा अगर आप चाहो तो याद कर लेना, यहाँ पे एक टेबल दिया है बेटा, डिफरेंस बिटवीन एंटीरोसीलोम एंड शाइजोसीलोम, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं।
नहीं चाहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट अगर आपके पास टाइम है एक बार इसको पढ़ लेना। जो चीजें समझ नहीं आए वैसे मैंने पूरा ही बता दिया, फिर भी कुछ सही समझ नहीं आती है वो मेरे को बता देना। शाइजोसिलोम याद रख लेना बेटा, ये प्रोटोस्टोम एनिमल्स में देखने को मिलता है, और एंटीरोसिलोम बेटा ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स में देखने को मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो अभी मैं वापस आ रहा हूँ चैट बॉक्स पे, मेरे को बताइए कि सीलोम वाली चीज बेटा अभी 100% क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा। सीलोम में अगर अभी भी प्रॉब्लम है, आप मेरे को बता सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने की दोबारा से कोशिश कर सकता हूँ। कुछ लोग तो अभी गुड मॉर्निंग करने हैं शायद, सही है। चलिए जल्दी जल्दी बताओ बेटा, सीरोम क्लियर हो गया? यस यस गुड। सर नहीं, कहाँ पे समझ नहीं आया? तहमीदा बेगम, कहाँ नहीं समझ आया बच्चा? मैं फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सर एंटीरोसोलोमेट को और एक बार समझा, ठीक है मैं उसको एक बार समझाता हूँ दोबारा से। इंटेस्टाइन नहीं बेटा, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, INTESTIN। तहमीदा एक बार लिख लेना बेटा, कहाँ पे समझ नहीं आया? ओके, मैं एंटीरोसोलोम एक बार बता देता हूँ फिर से, ठीक है ना। शाइजोसिलोम तो क्लियर हो गया ना बेटा, शाइजो का नाम ही है स्प्लिटिंग, ठीक है ना। स्प्लिटिंग का मतलब हो टूट जाना, मतलब एक दूसरे से अलग हो जाना बेटा, वो तो दैट इज क्लियर। मैं एंटीरो को एक बार समझा देता हूँ। देखो ध्यान से देख लीजिए इस डायग्राम को बेटा, इधर से आपको कंफ्यूजन क्लियर होगा। तो ये है हमारा गेस्ट्रुला बेटा, दिस इज गेस्ट्रुला, ये आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज गेस्ट्रुला बेटा। गेस्ट्रुला में बेटा ये क्या हो गया? ये आर्केंट्रॉन हो गया, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। आर्केंट्रॉन को ही हम प्रिमेटिव गट बोलते हैं, बिकॉज आर्केंट्रॉन ही आगे जाके कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो बेटा, इस गेस्ट्रुला में ये वाली लेयर हो गई एक्टोडर्म, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, है ना। ये वाली लेयर होगी एंडोडर्म, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो मीजोडर्म कहाँ पे है? क्लियर है ना। तो मीजोडर्म आपको बेटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे एज अ स्मॉल पाउच। तो ये आपको यहाँ पे मीजोडर्म दिखाई दे रहा है, ये छोटी सी पाउच जो दिखाई दे रहे है ना, ये मीजोडर्म पार्ट है बेटा, दिस इज मीजोडर्म। ये देख लीजिए मीजोडर्म। अगर आपको अच्छे से याद हो बेटा, जब मैंने आपको ट्रिप्लोब्लास्ट एंड डिप्लोब्लास्ट पढ़ाया था, मैंने वहां पे आपको बोला था मीजोडर्म पाया जाता है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म बेटा। लेकिन इस डायग्राम में ध्यान से देख लो, ये है आपका एक्टोडर्म, ये है आपका एंडोडर्म। तो मीजोडर्म तो होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मीजोडर्म नहीं है बेटा। मीजोडर्म कहाँ पे है? मीजोडर्म एंडोडर्म के अंदर ही है, ठीक है ना। एज आउट ग्रोथ बेटा, आउट पॉकेटिंग का मतलब हो ये थोड़ा बाहर आ रहा है। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इट इज स्लाइटली आउटसाइड बेटा, ये देख लीजिए थोड़ा बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है, आउटसाइड ग्रो कर रहा है। तो ये जो सेल्स है बेटा यहाँ पे, जिनसे आने वाले समय में मेसोडर्म बनेगा, ये सेल्स एक्चुअल में किसका पार्ट है? ये प्रिमिटिव गट का पार्ट है, बिकॉज इससे आने वाले समय में इंटेस्टाइन बनने वाला है। और यही सेल्स बेटा आने वाले समय, जब ये डायग्राम चेंज हुआ ना, जब मतलब मॉडिफिकेशन हुआ डायग्राम में, तो आपने क्या देखा बेटा कि इन्हीं सेल से ये तो एक्टोडर्म हो गया, ये तो एंडोडर्म हो गया, और बीच में आप देख लो बेटा अब सीलोम डेवलप हुआ। लेकिन ये सीलोम कहाँ से बना बेटा? ये सीलोम किसी स्प्लिटिंग से नहीं बना, बट ये सीलोम बना बेटा इन इंटेस्टाइन की सेल से, इन इंटेस्टाइन की सेल से बेटा। तो जब सीलोम इंटेस्टाइन की सेल से बनता है, प्रिमिटिव इंटेस्टाइन की सेल से बनता है, उस सीलोम को हम क्या बोलते हैं? एंटीरोसीलोम बोलते हैं। अभी तो क्लियर हुआ कि फिर से समझा दूं? अगर समझ रियलिटी में है तब यस कर देना, नहीं समझा आप फिर से नो कर सकते हो, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। नाउ दिस इज क्लियर बच्चा, जिन्होंने बोला था कि सर एक बार एंटीरोसीलोम को फिर से बता दीजिए। हफीजुर बेटा अभी क्लियर हो गया बच्चा? हफीजुर, बिकॉज उनको प्रॉब्लम था, हफीजुर का प्रॉब्लम था एंड तहमीदा का प्रॉब्लम था। अभी क्लियर हो गया बच्चा? ग्रेट, वेरी गुड। सो दिस वाज अबाउट सीलोम बेटा। एग्जांपल्स टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक एग्जांपल याद रखना है, वो मैंने आपको एस्केलेमेंस बोला था जो स्यूडोसिलोम है, उसके ऊपर जितने भी है दे आर एसिलोम, उसके नीचे जितने भी है दे आर ट्रूसिलोम। बट ट्रूसिलोम में बेटा याद रखना है कि शाइजोसिलोम के अंदर कौन कौन आता है? मोलस्का, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एंड एंटीरोसिलोम में कौन सा आता है? इकोनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा बेटा। तो दिस वाज अबाउट सीलोम। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज सेगमेंटेशन बेटा। तो ये सेगमेंटेशन इजी है। सेगमेंटेशन में देखो, अच्छा सेगमेंटेशन समझने से पहले थोड़ा सा कहानी सुनना पड़ेगा। जब हमने एनिमल को बनाया, अब एनिमल्स में बेटा जब हमने ऑर्गन्स डाले, ठीक है ना, और ऑर्गन बेटा हमने डाले एनिमल में जिनका नाम था प्लेटिहेल्मिन था। और अगर आपने प्लेटिहेल्मिन्स को देखा है बेटा, दे आर वेरी वीक एनिमल्स। वीक इन द सेंस कि मतलब उनकी बॉडी में हमारी तरीके से कोई बून नहीं है,
कोई बाहर से प्रोटेक्टिव कवच नहीं है, कोई सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। निमेट हेलमेंथा में पहुंचे तो हमने देखा बेटा उनकी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, उनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। और अगेन बॉडी कैसी है बेटा, अगेन वीक बॉडी है, मतलब सॉफ्ट बॉडी है बेटा। तो देखा गया बेटा कि जिन एनिमल्स के पास ऑर्गन सबसे पहले पहले आए या सबसे पहले पहले ऑर्गन सिस्टम्स आए, तो हमने देखा कि उनकी बॉडी बहुत वीक थी, एंड बिकॉज ऑफ देयर वीक बॉडी बेटा उनके ऑर्गन्स इजीली डैमेज हो जाते थे, ठीक है ना। मान लो फॉर एग्जांपल कोई प्लेट हेलमेंथा कहीं पे चल रहा है और आपने उसके बॉडी के एक हिस्से पे कोई हैवी चीज रख दी, तो उस हैवी चीज की वजह से या कोलिजन की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से उनके बॉडी के ऑर्गन्स इजीली डैमेज हो जाते थे, इजिली खत्म हो जाते थे। और ऑर्गन डैमेज होने की वजह से पूरा एनिमल भी क्या हो जाता था, मर जाता था बेटा, उसकी डेथ हो जाती थी। अब ऐसे एनिमल को बचाने के लिए बेटा जब हम ऊपर वाले के पास गए, जब हम अल्लाह भगवान के पास गए, हमने बोला कि आपने ऑर्गन तो दे दिए, आपने ऑर्गन सिस्टम तो दे दिए, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक ऑर्गन खत्म होने की वजह से पूरे एनिमल की डेथ हो रही है, पूरा एनिमल मर रहा है। अब इसको हम कैसे ठीक करें, हम एनिमल को बचाए कैसे बेटा, ताकि अगर वो वीक भी रहे बट फिर भी उसकी बॉडी में बेटा ऑर्गन संभाले या ऑर्गन ठीक रहे, या किसी ऑर्गन के डैमेज होने की वजह से पूरे एनिमल की डेथ ना हो, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ऊपर वाले ने बेटा प्रयोग किया, अपने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंटेशन में बेटा एक करेक्टर दे दिया एनिमल्स को, जिस करेक्टर को हम सेगमेंटेशन बोलते हैं बेटा। सेगमेंटेशन में ऑर्गेनिजम्स के अंदर या एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर बेटा ऑर्गेनिजम्स में क्या किया गया, इनकी बॉडी को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा। मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर ये एक एनिमल की बॉडी आपको दिखाई दे रही है, और इस एनिमल की बॉडी में बेटा मैंने छोटे छोटे हिस्से कर दिए। ये एक हिस्सा हो गया इतना वाला, ये फिर दूसरा हिस्सा हो गया, और ये तीसरा हिस्सा हो गया बेटा। तो मतलब वी हैव डिवाइडेड द बॉडी इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, हमने बॉडी के छोटे छोटे हिस्से कर दिए। और ये हिस्से करना जरूरी क्यों था, बिकॉज हर एक हिस्से के अंदर बेटा ऑर्गन्स रिपीट होंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस हिस्से के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, इस हिस्से के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है, इस पार्ट के अंदर बेटा मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। तो सेम यहाँ पे भी होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम का, सेम यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे होगा क्या बेटा, इससे एनिमल को फायदा क्या मिला, कि अगर बॉडी का ये वाला हिस्सा डैमेज हो गया ना, इसके डैमेज होने की वजह से इन हिस्सों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हमने एनिमल की सर्वाइवल रेट बढ़ा दी बेटा। सो दिस प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से बेटा हम एक एनिमल की बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में काट देते हैं, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। हर एक हिस्से के अंदर बेटा कुछ ऑर्गन्स को रिपीट किया जाएगा, नॉट ऑल द ऑर्गन्स, बट कुछ ऑर्गन्स का रेपिटेशन होता है। जैसे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन रिपीट हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन रिपीट हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन रिपीट हो रहा है बेटा। सो दिस प्रॉपर्टी बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन बेटा, इसी को हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। ये तो सबसे इजी वाला है बेटा। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो सबसे इजी बेस ऑफ क्लास दैट इज सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, कि एनिमल की बॉडी को हम बाहर से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है ये एक सेगमेंट है ना, बट अंदर से भी बेटा ये अलग से सेगमेंटेड है। तो मतलब सेगमेंटेशन बाहर से भी दिखाई दे रही है और अंदर से भी सेगमेंटेशन है बेटा। और हर एक सेगमेंट के अंदर बॉडी के ऑर्गन्स रिपीट किए जाते हैं। सीरियल रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन, सीरियल रेपिटेशन का मतलब हुआ हर जगह पे ऑर्गन रिपीट होने लगेगा बेटा। सो दिस टाइप ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी इनटू सेगमेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन बेटा। और अगर ये सेगमेंटेशन ट्रू है, ट्रू का मतलब हुआ बाहर से भी कटा हुआ है और अंदर से भी कटा हुआ है, सच सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन बेटा। इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, और शॉर्ट में मेटामेरिज्म भी बोलते हैं, इसमें मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। समझ आया ना, segmentation is clear beta. So in some animals the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs beta। मतलब हर एक सेगमेंट के अंदर कुछ ऑर्गन्स को क्या किया जाता है, सीरियली रिपीट किया जाता है। मतलब ऐसे एनिमल्स के अंदर एक से ज्यादा हार्ट हो सकते हैं, ऐसे एनिमल्स के अंदर बेटा एक से ज्यादा इंटेस्टाइन के हिस्से हो सकते हैं, ऐसे एनिमल्स के अंदर बेटा एक से ज्यादा किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नेफ्रीडिया बोलते हैं बेटा। आगे मैं दिखाऊंगा भी डायग्राम्स के अंदर। तो मतलब इनमें मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं बेटा, जो हर एक हिस्से के अंदर अलग अलग से काम कर रहे होते हैं। तो दिस डिवीजन ऑफ बॉडी बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो अगर मैंने अभी बोला ना, अगर सेगमेंटेशन ट्रू है बेटा, ट्रू का मतलब हुआ बॉडी बाहर से भी कट रही है, मतलब दिख रही है बेटा कट रही है, और अंदर से भी रियलिटी में वो कट प्रेजेंट होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा, इधर देख लीजिए,
मान लीजिए एक कमरा है बेटा, दिस इज द रूम, है ना, और इस रूम के बेटा छत पे, ठीक है ना, इसकी छत पे बेटा, इसकी रूफ टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक पिलर प्रेजेंट है, मतलब पिलर का निशान है बेटा। आप स्लैब पे चले गए और आपको लग रहा है कि इस स्लैब पे बेटा एक पिलर का निशान है, पिलर, तो आपने इमेजिन कर लिया कि इस जगह पे बेटा नीचे तक पिलर होगा, ऐसे नीचे तक पिलर होगा। तो अगर ये पिलर बेटा रियलिटी में स्लैब के ऊपर भी दिखाई दे रहा है और नीचे तक भी है, तो इस पिलर की वजह से सेगमेंटेशन हो गया बेटा, रूम दो पार्ट्स में बढ़ गया। सच सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज ट्रू सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म बेटा। बट इमेजिन कर लो ऐसा हुआ कि आप स्लैब पे चले गए और यहाँ पे एक पिलर का निशान है और आपको लग रहा है ऐसे कि ये पिलर नीचे तक होगा बेटा, मतलब रूम को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, बड़े अंदर से होगा ही नहीं। तो मतलब सेगमेंटेशन खाली बाहर से दिखाई दे रहा है, सेगमेंटेशन का निशान बाहर से है, बट अंदर से सेगमेंटेशन नहीं हो रहा है बेटा, अंदर से डिवीजन नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज सूडो मेटामेरिज्म और सूडो सेगमेंटेशन। तो अर्थवर्म के अंदर बेटा, या शॉर्ट में एनालिड्स के अंदर क्या देखा जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन और ट्रू सेगमेंटेशन देखा जाता है, ठीक है ना। तो मेटामेरिक सेगमेंट एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। तो किन में देखने को मिलता है, एनालिड्स में। सीलोम पार्टीशनड बाय वॉल्स, तो सीलोम के अंदर बेटा हिस्से किए जाते हैं, इनको काटा जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, जो चीज इनको काटती है बेटा उसको हम सेप्टम और सेप्टा बोलते हैं बेटा। सीरियल रेपिटेशन सेगमेंटेशन बेटा, अगर सेगमेंटेशन सीरियली हो रहा है, मतलब हर एक जगह पे ऑर्गन्स रिपीट किए जा रहे हैं, ऐसी सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म बोलते हैं, और ट्रू सेगमेंटेशन भी इसको बोला जाता है। और हर एक हिस्से को, ये एक हिस्सा हो गया, ये दो हिस्से हो गए, और हर एक हिस्से को मेटामर बोलते हैं और सोमाइट बोलते हैं बेटा। अब एडवांटेज क्या है बेटा सेगमेंटेशन का, ईच सेगमेंट कैन बी कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंटली, हर एक सेगमेंट को आप इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज हर एक सेगमेंट में बॉडी के ऑर्गन्स बेटा रिपीट हो रहे हैं। लेस लेसन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंजरी, अगर एक हिस्सा डैमेज हो गया बाकी हिस्सों पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी तब भी नॉर्मली काम करेंगे। परमिट्स मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन रीजन्स फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, फीडिंग, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बता रहा है इस सेगमेंटेशन से और एक फायदा क्या है बेटा, कि मान लीजिए ये बॉडी के तीन हिस्से है ना, मैंने इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम डाला, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम डाला, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम डाला। बट इमेजिन कर लो मैंने इस वाले सिस्टम में बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डाला, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डाला, और बाकी दो में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। सो दैट मीन्स बेटा ये वाला हिस्सा पर्टिकुलरली किसके रखा गया, रिप्रोडक्शन के लिए रखा गया बेटा। तो वहीं पे लिख रहा है कि सेगमेंटेशन से और एक फायदा है ये बेटा, कि हम बॉडी के किसी एक हिस्से को स्पेशल काम दे सकते, हालांकि पूरा बॉडी रिपीटेडली सेम काम कर रहा है, बट फिर भी बेटा हम बॉडी के कुछ हिस्सों को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो एक ही काम करे, जैसे वो रिप्रोडक्शन का काम कर सकते हैं, लोकोमोशन का या फीडिंग का काम कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन बेटा। समझ आया सेगमेंटेशन की नहीं आया बच्चों? मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, फटाफट आंसर कर दो। प्लेट हेलमेंथा की बात नहीं हो रही ना यहाँ पे बच्चा, सेगमेंटेशन प्लेट हेलमेंथा में थोड़ी मिलता है, सेगमेंटेशन एनालिटिक्स में मिलता है, ठीक है। बट प्लेट हेलमेंथा में अगर आप प्लेनेरिया की बात करें, उनमें पावर ऑफ रिजेनरेशन होता है। अगर आप प्लेट हेलमेंथा की बॉडी को काटोगे ना दो हिस्सों में बच्चा, तो वो तब भी ग्रो करेगा, वहां से दो, एक प्लेट हेलमेंथा से दो प्लेट हेलमेंथा बन सकते हैं, बिकॉज उनके पास पावर ऑफ रिजेनरेशन पाया जाता है। जब हम प्लेट हेलमेंथा को अलग से पढ़ेंगे तो वहां पर हम रिजेनरेशन की बात करेंगे। चले, तो सेगमेंटेशन तो क्लियर हो गया ना, एंटीरियर सेगमेंट अगेन एक्सप्लेन, वो ऑलरेडी बेटा 2-3 बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सर टुडे इज फ्राइडे दैट इज व्हाई वी मस्ट गो फॉर जुम्मा। हाँ आज क्लास जल्दी होगा बेटा, 12:10 तक की क्लास। यस इट विल सर्वाइव बेटा, महफूज इट विल सर्वाइव, बिकॉज प्लेट हेलमेंथा के पास पावर ऑफ रिजेनरेशन होता है। मतलब वो दो, जैसे रावण का सर काट के बेटा खून से और रावण पैदा होते थे ना, प्लेट हेलमेंथा मान लो रावण है बेटा, अब उसकी बॉडी को काटोगे ना तो दो पार्ट से बेटा और दो प्लेट हेलमेंथा ग्रो करते, बिकॉज प्लेन एरिया के पास पर्टिकुलरली क्या पाया जाता है, पावर ऑफ रिजेनरेशन पाया जाता है। चलो सेगमेंटेशन तो क्लियर हो गया ना, मैं जल्दी छोड़ दूंगा बेटा, बिकॉज 12:10 नमाज लगभग 12:30 के आसपास होती है, तो मैं 12:10 पे ही छोड़ दूंगा आपको। सो सेगमेंटेशन इज क्लियर ना। और एक चीज मैं बता देता हूँ, देखो अब सेगमेंटेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन सेगमेंटेशन के साथ साथ और एक चीज है बेटा जिसको हम टैगमेटाइजेशन बोलते हैं, जो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, टैगमेटाइजेशन बेटा, ठीक है ना। ये समझना, ये क्या कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेसिफिकली याद रखना बेटा कि अगर किसी एनिमल में बॉडी में सेगमेंट्स है,
बट उन सेगमेंट्स के अंदर ऑर्गन्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, सच सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज टैगमेंटाइजेशन बेटा। मतलब सेगमेंटेशन में आपने देखा ना, बॉडी में ऑर्गन्स रिपीट हो रहे थे। अब मान लो बेटा कि कोई एनिमल की बॉडी डिवाइडेड है सेगमेंट्स में, बट उन सेगमेंट्स के अंदर ऑर्गन्स का रेपिटेशन नहीं हो रहा है, दैट सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज टैगमेटाइजेशन बेटा। जैसे मैं अपनी बॉडी की बात करूं, हमारी बॉडी के 3 हिस्से हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन बेटा। तो ये तो सेगमेंटेशन हो गया। बट क्या हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन ऑर्गन सेम है? नहीं है बेटा। क्या ऑर्गन रिपीट हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। ऐसी सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? टैगमेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना? तो टैगमेटाइजेशन क्या है बेटा? बॉडी रीजन्स आर कॉल्ड टैगमेटा। मतलब ये एक टैगमेटा हो गया, ये दूसरा टैगमेटा हो गया, ये तीसरा टैगमेटा हो गया। वहां पे हम बॉडी सेगमेंट्स को क्या बोलते थे? वहां पे मेटामर बोलते थे। ये कंपेरिजन यार है, यहाँ पे मेटामर और सोमाइड बोलते थे, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं बेटा? टैगमेटा बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में 3 टैगमेटा होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड फॉर फीडिंग, लोकोमोशन एंड विसरल फंक्शन। मतलब ये वाला टैगमेटा खाने में मदद करता है, बिकॉज यहाँ पे माउथ होता है। ये नीचे वाला टैगमेटा जो होता है बेटा, ये डाइजेशन एंड लोकोमोशन में मदद करता है। एंड बीच वाला टैगमेटा जो होता है, यहाँ पे हमारे सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। विसरल फंक्शन का मतलब हुआ विसरल ऑर्गन सारे इस वाले पार्ट में पाए जाते हैं बेटा। मोस्ट इंटरनल ऑर्गन्स आर नॉट सेगमेंटेड। मतलब इंटरनल ऑर्गन्स में सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज टैगमेटाइजेशन बेटा। तो यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है बेटा, तो यह बाद में देख लीजिएगा तीनों में डिफरेंस क्या है। चलिए नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या है? तो आज फ्राइडे है तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, बिकॉज मेरे को भी नमाज के लिए जाना है, तो आज मैं अर्ली छोड़ देता हूँ। फिर तो इंशाल्लाह कल हम कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा देखेंगे। कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, एंड सिफेलाइजेशन क्या होता है। ये 2 चीजें कल, एंड प्लस पोरिफेरा इंशाल्लाह हम कल वाली क्लास में शुरू करेंगे। आज आपको पोरिफेरा का डीपीपी मिलेगा, कल हम पोरिफेरा शुरू। अच्छा जल्दी जल्दी एक काम कर लो बेटा, बिकॉज 4-5 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा उसमें, 3 मिनट लूंगा। मैंने आपको बोला था, मैसेज एक डाला था कि एवरीवन इज गोइंग टू ब्रिंग, कहाँ गया मैंने बोला था बेटा एवरीवन इज गोइंग टू ब्रिंग दियर डीपीपी अलोंग बेटा। ठीक है ना? तो आई होप सबने डीपीपी लाया होगा। तो सब लोग अपना डीपीपी फर्स्ट, जो हमारा एनिमल किंगडम का फर्स्ट डीपीपी दिया था ना, तो वो सब लोग निकाल दो। जस्ट बस खत्म करने वाला हूँ, 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा बच्चा, जस्ट 2 मिनट्स, बिकॉज डीपीपी जरा बहुत जरूरी है बेटा। तो डीपीपी में अगर आपको याद हो फर्स्ट को सबके पास होगा ना, तो जिन्होंने गलत किया है वो खुद करेक्ट कर लेना बाद में। पहला क्वेश्चन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है? ऑप्शन में दिया था फ्लैटवर्म, स्पॉन्ज, टीनोफोर्स एंड कोरल्स। कोरल का मतलब हुआ बेटा सीलेंट्रेटा। ठीक है ना? तो फटाफट बता इनमें से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आंसर आप कर लो बेटा ग्रुप में फटाफट जल्दी। जितना आप जल्दी आंसर करोगे उतना हमारा जल्दी क्लास खत्म होगा। फ्लैट वर्म्स बेटा। ठीक है? ट्रिप्लोब्लास्ट, वेरी गुड। फ्लैट ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन क्या होती है? जिसमें तीनों जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी, एंडोडर्म भी। मोस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो होते हैं ना, वो फाइलम प्लेटहेलमिंथा टू कॉर्डेटा जो होते हैं, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एंड स्पॉन्ज एंड टीनोफोर्स क्या होते हैं? वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं बेटा। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया था, दैट इज, कहां गया, माउथ डेवलप्स फर्स्ट इन द एम्ब्रियो एंड एनएस इज फॉर्म्ड लेटर। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोस्टोम, प्रोटोस्टोम, होम्योथर्म और एंडोथर्म। बेटा क्या बोलते हैं? वेरी गुड बेटा, इनको प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं। चलो यार मजा आ रहा है, आप लोगों ने कर लिया, गुड। चाहे नेक्स्ट लिखा है, द सिमेट्री इन विच द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाउस इन ओनली वन प्ले। मतलब एक ही हिस्से से बेटा, एक ही तरीके से आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं। बायलेटरल सिमेट्री में आप वेरी वॉइस पे बता सकते हो बेटा, उसको हम बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। ग्रेट। द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, ये हमने आज ही पढ़ा है बेटा, है ना? स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड एज एसीलोम, सूडोसीलोम, सीलोम, नन ऑफ दीज। क्या बोलते हैं बेटा? शाबाश, क्या बोलते हैं? वेरी गुड बेटा, सीलोम बोलते हैं, है ना? क्लियर, चलो ग्रेट। नेक्स्ट, डिटेरोस्टोम कंडीशन एंड इनडिटर्मिनेट रेडियल क्लीवेज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। क्लीवेज हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, बट ड्यूटेरोस्टोम से आप फिर भी गेस कर सकते हो। ड्यूटेरोस्टोम कंडीशन एंड इनडिटर्मिनेट रेडियल क्लीवेज बेटा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? फटाफट बताइए।
शाबाश। ड्यूटेरोस्टोम कौन सा होता है? पहले तो क्लीवेज भूल जा बेटा, बस इतना मेरे को पता, ड्यूटेरोस्टोम में कौन कौन आता है? शाबाश। कॉर्डेट्स आते हैं एंड इकाइनोडर्मेट्स आते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए नाजिया, बस मैं खत्म कर ही रहा हूँ बच्चा, बिकॉज चलो ठीक है, एक काम कर लो, एक मैं आंसर फटाफट, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मैसेज के नमाज के लिए जाना है, मैं आंसर बता देता हूँ, आप सही आंसर पर टिक कर दो, बट कल आते समय बेटा इसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर बी आएगा बेटा, ठीक है ना। सिक्स्थ वाले में स्पॉन्ज के पास होता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू आर एब्सेंट इन द बॉडी बेटा, तो सिक्स्थ में ए आएगा, ठीक है ना। सेवंथ में बेटा एस खेलमेंथ आएगा, सेवंथ में एस खेलमेंथ आएगा। एट्थ वाले में बेटा सी वाला ऑप्शन आएगा, आंसर सी, ठीक है। नाइन्थ में बेटा ए आएगा एंड टेंथ में बी आएगा, बट मैं इसको कल डिस्कस करूंगा, बिकॉज सब लोगों को नमाज के लिए जाना है, इसलिए मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो जिसको नमाज के लिए जाना है वो जा सकता है, जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो फटाफट बेटा, वॉइस ऑन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शाबाश। एनी क्वेश्चंस बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? वेलकम वेलकम बच्चा, वेलकम। आज स्कूल में कितने बच्चा है? एक दो, हाय हाय हाय, मैं सबको देख रहा हूँ। हाय बच्चा, हाउ आर यू? मास्क वास्क पहना करो यार, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, ठीक है। सेंट्रल स्कूल पतरकंडी में दो ही बच्चा है ना? आप लोग दो ही आए हैं बच्चा? हाय हेलो। अच्छा, बाकी सो रहे हैं पीछे? चले गुड गुड गुड। चले सर भी बैठे हैं क्लास में। हाय सर, कैसे आप? हेलो सर, कैसे हैं? ठीक। चले सर हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर मदद वदद कर रहे हैं क्लास में कि नहीं? अभी तो नहीं कर रहे हैं, बट अभी करेंगे। चले गुड गुड गुड, चलिए ठीक है। चले कोई क्वेश्चन है बच्चा, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो बच्चा, क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। यस। कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस बच्चा? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन है तो थम्स अप, अगर क्वेश्चन नहीं है तो थम्स डाउन, बिकॉज फिर हम भी नमाज के लिए जाएंगे। क्वेश्चन कोई है? क्वेश्चन कोई है? जल्दी जल्दी प्लीज। चलिए नो क्वेश्चंस, मैं सीपीएसई का हूँ सर। ग्रेट ग्रेट, आज वेरी गुड बच्चा, वेलकम। चलिए तो फिर इंशाल्लाह नमाज के लिए जाते हैं। जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। खाना वाना खाओ, मास्क वास्क पहनो, और इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, ठीक है। टेक केयर बाय, बाय बाय।